तो गाइस अगर आप डी यू एस के स्टूडेंट हैं, स्पेशली अगर आप सेमेस्टर 2 के बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा आपके जो सेमेस्टर का सबसे हार्ड कोर्स है, मतलब सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और उसका एग्जाम प्रोग्राम वालों का है 12 जून को। ठीक है, आज 6 जून तारीख हो गई है, 6 दिन कुछ बचे हैं आपके, लगा लीजिए मोटा मोटा एक हफ्ता अप्रॉक्स मान सकते हैं, एक हफ्ता बचा है आपका, 6 दिन बचे हैं आपके। और अब पास कैसे होना है, काफ़ी बच्चों को ये टेंशन रहती है कि पास कैसे हो। काफ़ी सारे बच्चों ने एंड के लिए छोड़ा होता है कि एंड में पढ़ लेंगे। अब एंड तो आ चुका है, अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या करें जो हम पास हो जाएं। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर सारे एनालाइज करे और मैंने एनालाइज करा है किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप सिर्फ उन चैप्टर को कर सकते हैं जिसको मैं आज आप करा भी दूंगा, बता भी दूंगा किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, कि आप उनसे कर लीजिए। और मैं करा भी दूंगा साथ साथ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आते हैं, मतलब ठीक है, आपको समझा दूंगा, मतलब ओवरऑल पूरा चैप्टर। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर समझा दूंगा उस चैप्टर के। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको ले आता हूँ पहले इंडेक्स। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो क्या क्या भाई आपका मोटा मोटा क्या क्या आपको पढ़ना होता है, क्या क्या है, क्योंकि आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए टोटल कितने चैप्टर हैं। ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपको, मतलब पढ़ने अगर आप अपने आप से लेंगे तो आप ये सारे चैप्टर पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, 17 यहाँ तक हो जाते हैं चैप्टर, 18वां चैप्टर आपका ये है। आप ये पढ़ेंगे जब आपको लगेगा आपका कोर्स पूरा हुआ है। पर देखिए 18 चैप्टर 6 दिन में तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप, करने चलेंगे ना 6 दिन छोड़िए, आप 1 महीना भी ले लेंगे ना तो भी नहीं कर पाएंगे 6 चैप्टर। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ करना कैसे, करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको पता होगा एग्जाम में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं, 18 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 90 मार्क्स का पेपर बन जाता है। ठीक है, अब जब 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सीधा 5 चैप्टर करो ना जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात। जिस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ वही चैप्टर करो ना सीधा, क्यों 18 चैप्टर कर रहे हो। सीधा जिस 5 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो 5 चैप्टर से क्वेश्चन करो, जो जो चैप्टर से आते हैं बस वो करो। ठीक है, जिससे कंफर्म है वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले आपका करना है इस यूनिट पे मार देना है कांटा, जैसे मैंने मार दिया है। ठीक है, इस पर बिल्कुल नहीं छूना है इसको भी। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, बिलो एवरेज है, इसको बिल्कुल मत छूइए। शेयर्स का चैप्टर है, बहुत लेंदी है। और कितने का आएगा मैं इसका ले लेता हूँ, आता है ये 15 से 18 मार्क्स का। इतने मार्क्स हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं बाकी सिलेबस के लिए। ठीक है, ये 15 मार्क्स छोड़ोगे ना, बाकी का पूरा सिलेबस आप 75 मार्क्स का पूरा कर जाओगे अगर ये 15 मार्क्स छोड़ दोगे तो। ठीक है, अब करना क्या करना कैसे, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ यूनिट 2 की। यूनिट 2 में 2 चैप्टर से अगर आप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 15 या 18 मार्क्स के आते हैं। एक आता है आपका इससे, ठीक है, फाइनल अकाउंट से, एक आता है आपका कैश फ्लो से। ठीक है, और लगा देता हूँ बीच में, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और में आता है, ठीक है, ये भी आता है 15 से 18 का, ये भी आता है 15 से 18 का। आपको दोनों में से करना होता है एक, आपको पता ही है। ठीक है, अब जब आपने 12th में कैश फ्लो पढ़ा हुआ है तो आप कैश फ्लो को उठाइए। ठीक है, क्योंकि आप फाइनल अकाउंट उठाएंगे वो भी थोड़ा आपने ओवरव्यू लिया हुआ है 12th में, और उसके लिए कोई पर्टिकुलर वो चैप्टर नहीं था उसका कोई। ठीक है, कैश फ्लो का पर्टिकुलर चैप्टर था आपकी बुक में। ठीक है, तो आपको कैश फ्लो फैमिलियर लगेगा और आपको सिमिलर सा लगेगा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। उसमें आप थोड़ा सा अपने एफर्ट्स डालेंगे तो आपको पीछे जो आपने 12th में पढ़ा था वो रिमेंबर भी आ जाएगा जो आपने पढ़ा हुआ था, और थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा कैश फ्लो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये 12th के हिसाब से तो मैं आपको पहले इसलिए मैंने चैप्टर बताया क्योंकि 12th के बेसिस पे है, आपके अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप 12th का सिलेबस है यार, आप थोड़ा बहुत तो याद आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 3 से 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब इसके क्वेश्चन आता है, 3 पार्ट आते हैं इसके। ठीक है, 3 रेशियो तो आपने पढ़े हैं 12th में, ये आपने 12th में पढ़ा हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ये आपने सारे 12th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसमें सारे रेशियो करने की जरूरत नहीं है 12th की तरह। इसमें से मैं आपको बता दूंगा कौन से 5-6 रेशियो हैं, वो आप कर लीजिए बस। ठीक है, उसके मैं फॉर्मूले बता दूंगा, बस उसी से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं, ताकि वो ज़्यादा रेशियो चेंज नहीं करते हैं। मतलब बेसिक वो 3-4 उनके रेशियोज़ हैं, बस उन्हीं के बारे में पूछते हैं। ठीक है, ये भी आपने 12th में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप ये करिए। ठीक है, ये भी आपका 3 से 9 मार्क्स का आता है। आपका जो ये अर्निंग पर शेयर है, ये वाला चैप्टर है जिसपे मैं टिक लगा रहा हूँ, इसको आप पता क्या करिए, इसको अभी के लिए छोड़ दीजिए। जो मैंने बताया आप पहले कैश फ्लो कर लीजिए, ये कैश फ्लो, ठीक है, और रेशियो एनालाइज कर लीजिए। मैं कराऊंगा अपने आप ही, पहले मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है आपको, कहाँ नहीं करना है और आपको। ठीक है, इस पर मैं क्रॉस मार देता हूँ, ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यूनिट 2 पे। इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट बन के आते हैं। एक आता है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से क्वेश्चन, एक आता है वैल्यू ऑफ शेयर से क्वेश्चन। ठीक है, अब दोनों में आपका और पार्ट आता है। करना कौन सा आपको, करना है आपको गुडविल। आता कितने का है ये, 15 से 18 मार्क्स का कुछ आ जाता है गुडविल। ठीक है, करना क्या है, अब गुडविल करिए आप, वैल्यू ऑफ शेयर छोड़ दोगे। गुडविल आपको 12th पढ़ा हुआ है ना भाई, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वैल्यू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, सारा कुछ पढ़ा हुआ है ना भाई 12th में। तो सिंपल है भाई, इसमें तो सिर्फ फॉर्मूले याद करने, इतना ईजी चैप्टर है, बस इसमें फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सारी वैल्यूज दी हुई होती है, मतलब फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, आंसर आना। 15 से 18 मार्क्स फ्री के होते हैं इसमें। ठीक है, और मैं आपको ये करा दूंगा। और बात रही इसकी, इसको तो क्रॉस मार दिया मैंने। ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर्स को, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को। अब बात रही इसकी, इसमें आता थोड़ी बहुत थ्योरी पूछ ली जाती है, तो उसके लिए मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अलग से वीडियो डालूंगा, क्योंकि अभी मैं थ्योरी कराने लगूंगा ना, थ्योरी में अच्छी खासी मार्क्स क्या आती है,
मतलब 20-30 मार्क्स की थ्योरी आती है अच्छी खासी, पर मैं अभी कराने बैठ जाऊँगा ना थ्योरी को, आप थ्योरी में सारा टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। थ्योरी में टाइम वेस्ट करने में मतलब एग्जाम तक थ्योरी पढ़ते रहोगे, रोज़ रिवाइज करना पड़ेगा आपको, वरना तो भूल जाओगे एग्जाम तक तो, ठीक है। उसमें पढ़े रह जाओगे और पता चला भाई थ्योरी कम ज़्यादा की तो आप फेल ही हो जाओगे। इससे बढ़िया मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज कराऊंगा ना, पहले इसको पढ़ लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरी की ना बिल्कुल लास्ट डे को, आपको लास्ट डे एग्जाम से एक दिन पहले आपको वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है। उस दिन आप पढ़ लोगे ना थ्योरी, भाई 1 घंटे की वीडियो होगी अप्रॉक्स, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो आपने वो पढ़ ली ना, थ्योरी आपके पूरे 30 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं थ्योरी बिल्कुल एंड में कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज भी ना करनी पड़े, आप एक बार ही पढ़ें, अगले दिन एग्जाम से खत्म, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये वीडियो आपकी मतलब 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे की हो सकती है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा भाई 1 घंटे की वीडियो बेशक हो, पर उसके अंदर मैं सारा सिलेबस आपको ऐसा समझा दूँ ना जो आप किसी टीचर ने समझाया होगी। आप यूट्यूब पर पढ़ने जाएंगे ना, चैप्टर तो मैंने बता दिए हैं आपको, मतलब बता रहा हूँ कौन से करने हैं। आप पढ़ने जाएंगे ना, आप पता क्या करेंगे इसमें, आप देख तो लेंगे कैश फ्लो करना है, पर कैश फ्लो आप यूट्यूब पे करने जाएंगे तो आपको पता है हर टीचर जो भी पढ़ा रहा होता है वो भाई कम से कम आपको 5 से 7 वीडियो लेता है कैश फ्लो समझाने में, मतलब एक चैप्टर को समझाने में 5 से 7 वीडियो लेता है। हर वीडियो 30-40 मिनट की होती है, तो आप लगा सकते हैं वो जिस चैप्टर को 3 से 4 घंटे में समझा रहा है, मैं हर चैप्टर के लिए आपके लिए अप्रॉक्स 25 से 30 मिनट लूँगा हर चैप्टर के लिए। हर चैप्टर को 25 से 30 मिनट पूरा कवर कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था एक टाइम पे, मैं भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ अब, ठीक है। तो मुझे पता है एंड टाइम पे बच्चे को क्या पढ़ाना होता है, कैसे कैसे पढ़ाना होता है कि वो पास कर जाए। पूरा थ्योरेटिकली लेके नहीं बैठेंगे एंड टाइम पे बच्चों को पढ़ाने के लिए कि पूरा आप बेस से पढ़िए। मुझे पता है क्या क्या आपको बता देना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मेन है, वो आपको मैं पढ़ा दूंगा, तो वो जिसकी हेल्प से आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा, और मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो एग्जाम के ओरिएंटेड ही होगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके अब आते हैं सीधा हम यूनिट नंबर 4 से। इसके भी 2 क्वेश्चन आते हैं, एक इससे आता है और एक नीचे वाले से आता है, रिकन्स्ट्रक्शन से इसमें भी और पार्ट आता है, ठीक है। इसमें से मैं कहूँगा एमिग्रेशन है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें मैंने क्रॉस मार दिया, ठीक है, यहाँ क्रॉस मार देता हूँ, इसको आप छोड़ दीजिए। आप करिए किसको, ठीक है, करिए आप इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन को। आपने 12th में नहीं पढ़ा हुआ बेशक ही, पर काफ़ी ईजी सब, मतलब काफ़ी ईजी चैप्टर है, ठीक है। इतना ईजी है ना, कुछ नहीं है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात है, सिर्फ मैं आपको समझा दूँ, इसी वीडियो में समझा दूंगा पूरा। आप थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, बाइक पर आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। ये 1 घंटे की आपने 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो देख ली ना, आप अगर 0 मार्क्स पे बैठे हो ना, आपको लगता है मेरे कुछ भी नहीं आता, 1 घंटे बाद आपको ऐसा लगेगा भाई साहब मैंने तो काफ़ी सारा पढ़ लिया यार, मेरे को तो काफ़ी सारा सिलेबस आया, काफ़ी हद तक मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब बस मैं थोड़ा बहुत बुक से पढ़ूंगा तो मैं काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाऊँगा, ये गारंटी लगती है आपको, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने के बाद तो 1 घंटा तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो यार, 6 दिन में से 1-1.5 घंटा दे दो मेरी वीडियो को, आपका मैं पूरी श्योरिटी देता हूँ, आप मतलब सेटिस्फाई होकर जाएंगे वीडियो से। ऐसा आपको वो नहीं होगा, डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी इससे वीडियो से कि भाई मैंने देखी भी मेरा टाइम वेस्ट भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने बता दिया मोटा मोटा आपको क्या करना है। अब मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। एक करना है कैश फ्लो, थ्योरी है, थ्योरी में एग्जाम से 1 दिन पहले आपको करा दूँगा, पूरे 30 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद करना है आपको ये गुडविल, ठीक है। वैल्यूएशन शेयर छोड़ दिए, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है, इसकी भी थ्योरी आती है, ये मैं एग्जाम से पहले करा दूँगा, ठीक है। अब एंग्लेशन होता है, इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन भी मैं करा दूँगा। और आपका अभी कितने हो चैप्टर हो गया आपके, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक ये हो गया, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। और एक हो गया आपका गुडविल हो गया 2, ठीक है। रिकन्स्ट्रक्शन हो गया 3। अब चौथा क्वेश्चन कहाँ से आता है, चौथा आता है आपका ये प्योर थ्योरी चैप्टर है, ठीक है। ये वाला चैप्टर है ना 9 चैप्टर, ये प्योर थ्योरी चैप्टर है, इसमें सारी थ्योरी है, तो ये मैं आपको एग्जाम से 1 दिन पहले डाल दूंगा। अभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मैं कराने वाला एग्जाम से 1 दिन पहले मैं डाल दूंगा थ्योरी के लिए भी। बस एक वीडियो देख लेना, पूरे 30 मार्क्स आपके एंड डेम पे कर देंगे। अभी आप पढ़ोगे आप एग्जाम तक भूल जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं है। एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़िए, इससे बढ़िया सीधा पढ़ोगे, अगले दिन एग्जाम है, कोई रिवाइज करने का झंझट नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। अब तो मैंने बता दिया, और मैंने एक क्वेश्चन छुड़वा दिया। आपको पता होगा कि पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से आपको एक क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिया, 5वां एक इसका आता है, ठीक है। पर मैंने इसको छुड़वा दिया है। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है भाई, 15 मार्क्स के लिए इतना टाइम, मतलब इतना बड़ा चैप्टर है, इतने सारे यूनिट चैप्टर आप करने बैठोगे ना, सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। इससे बढ़िया एक क्वेश्चन छोड़ दोगे तो क्या ही हो जाएगा यार। 80-90 में से एक 15 मार्क्स का छोड़ भी दोगे, 75 मार्क्स तो हाथ में आ रहे हैं ना, तो बाकी क्यों पढ़ना है, ठीक है। अब मैं पढ़ाने पर चलता हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं सब कुछ एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक है। 1 सेकंड रुकना, सब कुछ। अब मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ गुडविल पे, ठीक है। गुडविल का आपका मैं पहले ये करा लेता हूँ, ठीक है। वही गुडविल सबसे आसान है, सबसे जल्दी आपको रिकॉल हो जाएगी, कल तो आपने पढ़ी हुई है, वो मैं कराता हूँ, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, पर मैं भाई बार यही कह रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी भाई, आपने टाइम वेस्ट करा, बिल्कुल ऐसा पढ़ा दूँगा भाई, आपको लगेगा भाई बिल्कुल टाइम वर्थ इट गया जहाँ भी है, ठीक है। सबसे पहले आपको गुडविल में मैं क्या कहूँगा, इसको अभी मत देखिए, ये इसको करने से पहले आपको फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको 1 सेकंड रुकिए, मैं फॉर्मूले खोल लेता हूँ और फॉर्मूला आपको एक बार करा देता हूँ, मोटा मोटा और दे देता हूँ फॉर्मूले इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए एक बार, ठीक है, या तो आप वीडियो देख लेना एग्जाम से पहले, या आप नोटबुक निकाल लीजिए। आपको सबसे पहले मैं कहता हूँ एवरेज प्रॉफिट मेथड का बता देता हूँ आपको फॉर्मूला, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता ही क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट, लिख दो, ठीक है, यहाँ लिख दो टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स,
ठीक है, ये आप करोगे आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल। एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं हम, ये तो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं, इसके आगे मैं लिख देता हूँ। गुडविल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, Z/W से गुडविल को नोट डाउन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब गुडविल निकालना कैसे है, उसमें क्या करना है, जो भी आपने पहले तो इससे वो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ से आएगा, आपने गुडविल तो निकाल लिया यहाँ से, इस फॉर्मूले से। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि साइड में आपका क्वेश्चन लिखा भी है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 ईयर्स, ऐसे आपका नंबर ऑफ ईयर्स भी दे दिया जाएगा, आपको बस कुछ नहीं करना। गुडविल जो आपकी एवरेज गुडविल मतलब एवरेज प्रॉफिट आया है, उससे गुडविल को मल्टीप्लाई कर, उसको उससे एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी गुडविल आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखा रहा, फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये मत सोचना भाई कि क्या करा रहा है, सीधा क्वेश्चन कराना। फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है ना, ये देख सकते हैं, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आया है, इतना बड़ा क्वेश्चन आया है, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूला आता होता ना भाई, पूरा स्कोर कर दोगे। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, फॉर्मूला काफ़ी बच्चों को नहीं आता होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की, ठीक है। सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है, इसमें भी टोटल प्रॉफिट निकाल लोगे, सारे जितने भी साल दिए होंगे सबका प्रॉफिट टोटल कर लो, ठीक है। डिवाइड में कर दो टोटल वेट। अब वेट क्या होते हैं, वेट भी आप क्वेश्चन में जाएंगे, जैसे दिया होगा कि फर्स्ट ईयर का वेट इतना, सेकंड ईयर का वेट इतना, नंबर दिए होंगे, मतलब फर्स्ट ईयर का वेट 2 है, सेकंड ईयर का 3 है, फोर्थ ईयर का 4 ऐसे दिए होंगे। बस जितना भी टोटल उनका सबका टोटल कर देना वेट्स का, उससे डिवाइड कर दोगे आप टोटल प्रॉफिट को, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब उसका भी गुडविल निकालने के लिए करना है, गुडविल निकालने के लिए आपको वही सेम करना है। आपने ऊपर एवरेज प्रॉफिट से डिवाइड करा था उसको, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वेटेड एवरेज से मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। आप थोड़ा बुक समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ, बाकी आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ, आप मेरे वर्ड से समझ लेना मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। इतनी क्लियर राइटिंग ना हो तो भी समझ लेना, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इस क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन का भी फॉर्मूला बता देता हूँ, जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये, ऊपर वाले तो बिल्कुल बेसिक थे, तो आपने इतना तो आपको बेसिक आता है। सुपर प्रॉफिट कैसे होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होगा क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता है कैसे निकालना होता है, ऊपर मैंने फॉर्मूले बता दिया कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए भी आपको एक फॉर्मूला लगता है, उसको भी मैं यहाँ करा देता हूँ, इधर एरो डाल के, नॉर्मल प्रॉफिट। इसका जो आपका फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला आपका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट परसेंट दिया होता है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में भी देखेंगे आप, तो आपको मैं एक सेकंड दिखाऊं तो देखिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं इसको, आपको परसेंट दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं रेट परसेंट को, आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 10%, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, लिख सकते हैं ये दिया हुआ है। समझ रहे हो, सब कुछ दिया होता है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। आप 15 से 18 मार्क्स ईजिली स्कोर करो, सबसे ईजी चैप्टर है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला आप क्या बता देता हूँ मैं आपको। अब इससे आपने क्या निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया अब आपने इससे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब गुडविल कैसे निकालने हैं सुपर प्रॉफिट वाले में, इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। गुडविल आपने निकाल लिया, मतलब सुपर प्रॉफिट आपको निकालना सिखा दिया हमने। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट निकाल के आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि आपको 5 ईयर्स का है, तो आपका ऐसे नंबर दिया हुआ कितने ईयर्स का है, अब उस ईयर से मल्टीप्लाई कर देना सुपर प्रॉफिट को, आपको गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। इतना मैंने बता दिया आपको। और एक एन्युटी वाला भी आता है आपका, एन्युटी मेथड से क्या करना है, ठीक है। ये सबसे मतलब आसान है, अगर आपको सुपर प्रॉफिट आता है ना तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट अगर आपको आता है ना तो आपके लिए बिल्कुल भी हलवा है कि कुछ नहीं करना, बस पता कितना चेंज होएगा। सुपर प्रॉफिट से आपने गुडविल ऐसे निकाली थी, एन्युटी से पता कैसे निकालोगे गुडविल, वही सिंपल ऊपर वाला है, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी की वैल्यू दी होगी, बस क्वेश्चन में वही करना है।
मतलब पूरा सुपर प्रॉफिट वाला वो करना है, मतलब सुपर प्रॉफिट की तरह ये नहीं सुपर प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। बस गुडविल जहाँ निकाल लिए ना, गुडविल की जगह पे आपको सुपर प्रॉफिट रखना ही है। बस आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह इसमें एन्युटी लिख देना है। अब एन्युटी की वैल्यू कहाँ दी होगी, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में। आप एन्युटी की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको एन्युटी की वैल्यू दी हुई है। जैसे एन्युटी मेथड दिया हुआ है, इसमें एन्युटी मेथड से करो तो आपको एन्युटी की वैल्यू भी दी हुई है। समझ गए ना, आप कैसे निकालनी है एन्युटी मेथड से गुडविल। सारा सुपर प्रॉफिट की तरह करो, पूरा सुपर प्रॉफिट की तरह है। बस एंड में जब आप जाओगे, एंड में जाके आपको बस क्या करना है, एन्युटी मेथड से गुडविल निकालने में सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से परचेज वो मल्टीप्लाई ना करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है एन्युटी से। समझ गए होंगे आप मेरी बात। आपको मैंने फॉर्मूले सारे करा दिए हैं, ठीक है, जो मेन होते हैं, जो आपको एग्जाम में मोस्टली आते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका साइड में, सबसे पहले बता दूँ मैं आपको क्या करना है। आज ये वीडियो देखने के बाद एक बार आप जाइए स्टोर पर अपने, जो भी आपकी दुकान के मतलब आपके घर के पास है आपको स्टोर, बुक स्टोर, उससे आपको परचेज करनी है एक बुक, शिवदास की बुक, ठीक है। 10 ईयर्स की शिवदास की बुक ले लेनी है आपको बीकॉम के लिए, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, ठीक है। ये बुक ले लोगे भाई, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये बुक परचेज कर लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास कम टाइम है, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके दिया हुआ है, आप उसके सोल्यूशन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और काफ़ी हाई प्रायोरिटी रहती है। पिछले साल के जो क्वेश्चन है सेम टू सेम इस साल भी आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूँ आपको, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। गुडविल देखिए, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, बस आपका फॉर्मूला दिमाग में रखना है। फॉर्मूले जो मैंने बताया सारे रट लीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूले से मेरे कॉम्प्लिकेटेड लगा भी है, मेरी हैंडराइटिंग समझ नहीं आई, तो आप गूगल पे भी लिख लें तो फॉर्मूले आ जाएंगे, वरना तो मैंने समझा दिया यार, बोल के बता दिया मैंने। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आई तो आप मेरे वर्ड्स समझ सकते हैं, ठीक है। आज ये क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी है। एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ, ठीक है, पेन ले लिया मैंने, ये रहा आंसर। इसमें क्या दिया हुआ है आपको निकालना है एज पर 5 ईयर्स ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, ठीक है। आप कहेंगे भाई एफएमपी क्या है, एफएमपी एवरेज प्रॉफिट जैसा ही होता है, बस में थोड़ी सी एडजस्टमेंट की होती है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ इसमें, ठीक है, छोटी मोटी एडजस्टमेंट भी आता है। जैसे आपको मैंने वहाँ से बताया था कि आपको जैसे प्रॉफिट 1 दिया होगा, प्रॉफिट 2 दिया होगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ये मैंने ऊपर बात बताई थी आपको। पर इससे मैं एक बात और बता देता हूँ, ये तो प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट आपका आ जाता है, पर कई बार होता है ना, इस प्रॉफिट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी करनी होती है, ठीक है। कुछ प्रॉफिट में गलतियाँ होती हैं जिसको आपको चीज़ को मतलब चीज़ों को सही करना होता है। उसको करने के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिया हुआ है कि प्रॉफिट जो है ना ये 3 साल के प्रॉफिट, इसके अंदर आपका एक नॉन इनकरिंग प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो, नॉन इनकरिंग प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। नॉन इनकरिंग प्रॉफिट मैं बता दूं आपके बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, आपको छोटा एक ओवरव्यू दे दूं मैं आपको, ठीक है। अगर जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट नहीं है वो आपके प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा। जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, मतलब आप लगा लीजिए आप फर्नीचर बेचते हैं, आपने शेयर्स बेच के प्रॉफिट कमाया, तो वो आपके प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं होगा। आपके प्रॉफिट में सिर्फ होगा जो आपने शेयर वो फर्नीचर बेच के प्रॉफिट कमाया। अगर आपने आपका जो एक्सपेंडिचर है वो फर्नीचर बेचने के लिए वो आपका 1 लाख का है, और आपका एक्सपेंडिचर जो आप शेयर बेच रहे हैं साइड बिजनेस के तौर पे वो आपका है 2 लाख का, तो आप उसका एक्सपेंस भाई इसमें जोड़ोगे नहीं, उसका एक्सपेंस को यहाँ से प्लस करके निकाल दोगे क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ होगा, तो ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ दिखाओगे प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर, आप सीधा जो आपका बिजनेस है सिर्फ उसका दिखाओगे, जो आपका फर्नीचर का बिजनेस सिर्फ उसका दिखाओगे, ठीक है। बाकी कोई चीज़ भी यहाँ पर ऐड नहीं होती है। आपको एबनॉर्मल लॉस भी हो गया, अर्थक्वेक से लॉस हो गया, कुछ भी लॉस हो गया, तो उसको भी लॉस नहीं मानते, हम ऐड कर देते हैं इसमें। मतलब पहले से सब्ट्रैक्ट किया होता है प्रॉफिट में, सिर्फ प्रॉफिट कम दिखाया होता है, आप उसको सिर्फ ऐड कर दीजिए, आपका प्रॉफिट नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। देखिए सबसे पहले मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या था, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट था, मतलब जो भी हमारा बिजनेस है उससे अलग किसी एक्टिविटी से हमें प्रॉफिट आया था, पर भाई वो प्रॉफिट में इंक्लूड है और हमारा, पर हम उसको मतलब माइनस कर देंगे अपने प्रॉफिट से, क्योंकि हमें देखना है हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, ठीक है। हमें और चीज़ों का प्रॉफिट इकट्ठा करके हम बिजनेस में दिखाएंगे तो हमको समझ नहीं आएगा भाई जो हम काम कर रहे हैं उससे प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, समझ गए ना आप मेरी बात। तो इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं ताकि हम ये पता कर पाएँ कि हमारे बिजनेस का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो कितना है, ठीक है। बाकी एक्टिविटी का नहीं है। यहाँ पर सीधा बात ये लिखी हुई थी कि जो प्रॉफिट दिए हुए हैं ना 3 साल के, इसके अंदर आपका एक नॉन इनकरिंग प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एवरेज उस पर 3000 रुपये, तो आप क्या करना है, ये 3000 माइनस कर देना, क्योंकि हमारा 3000 नहीं इंक्लूड होगा, हमारा ये 3000 अलग एक्टिविटी से प्रॉफिट आया, ये हमें प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना है, हमें अपनी कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट जानना है, जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं उससे प्रॉफिट कितना है। समझ गए होंगे आप मेरी बात, देखिए आप माइनस भी करा हुआ है यहाँ पे, इनने पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला, वही फॉर्मूले से ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, इसमें से आपका 3000 माइनस कर दिया, क्योंकि नॉन इनकरिंग इनकम थी, ये हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये माइनस करेंगे तो आपका एफएमपी आ जाएगा। एफएमपी को आप एवरेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और इसकी वैल्यू ये होती है, फुल फॉर्म इसकी ये होती है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। इसको आप याद करके ना रखें, आप ये समझ लीजिए कि एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट आपको ऊपर दिया हुआ था, आपने थोड़ी सी एडजस्टमेंट करी, इसमें एक लेस करा, आपका एक फ्यूचर एडजस्टमेंट प्रॉफिट आ गया, ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, गुडविल की सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना होता है, एवरेज प्रॉफिट को एफएमपी लिखा हुआ है यहाँ पे, एफएमपी में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना होता है, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया, ठीक है। अब उसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट
प्रॉफिट इनने यहाँ निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिटर्न। यहाँ पर देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख दी हुई है क्वेश्चन में, ये दी हुई, ठीक है। यहाँ पर इसने लिखी है 10% का आपको रिटर्न दिया, लिखा हुआ है, ये लिखा 10% का रिटर्न, इससे मल्टीप्लाई करा, आपका ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी है, उससे आप गुडविल निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों को माइनस करा, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट था, ये एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, इन दोनों को माइनस करा, आपका ये सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। सुपर प्रॉफिट जो भी आया है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिटर्न से, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, जो कि आपका देखिए क्वेश्चन में 5 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। आपने करा, आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया, आपका प्रॉफिट आ गया गुडविल मेथड से, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपका इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, 1 सेकंड रुकना, ठीक है। ज़्यादा आपको कंजस्टेड दिखेगा तो आपको भी समझ नहीं आएगी चीज़ें, ठीक है। तो मैं 1 सेकंड लूँगा, ठीक है। भाई मैं थोड़ा टाइम ले सकता हूँ एक चैप्टर के लिए, पर यार आपको पता है यार 15-30 मिनट में अगर आपके 18 मार्क्स कंफर्म हो रहे हैं तो यार 30 मिनट वर्थ इट है, वो समझ रहे हो ना आप। 30 मिनट में कोई 18 मार्क्स दिला रहा है ना आपको, तो भाई उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है एंड टाइम पे एग्जाम में, ठीक है। ये तो मैंने निकाल लिया। अब सेकंड में दिया हुआ एन्युटी मेथड से करना है। एन्युटी मेथड बताया तो मैंने कितना सिंपल होता है, पूरा आपको यही करना है। नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है, उसमें सुपर प्रॉफिट भी निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, बस गुडविल के लिए क्या करना है, बस ये नंबर ऑफ ईयर्स की परचेज की जगह आपको ये लिख देना है, एन्युटी की वैल्यू। देखिए सिंपल ये लिखा हुआ, यहाँ पे भी 97,000 था, यहाँ पे 97,000 एज इट इज लिखा, बस 5 की जगह यहाँ पर 3.78 लिख दी, जो एन्युटी की वैल्यू दी हुई है। और क्वेश्चन में कहाँ दी हुई है, ये दी हुई एन्युटी की वैल्यू, बस आपने ये पुट करा, आपका एन्युटी मेथड से तो आ गया, आपके हाई मार्क्स कन्फर्म हो गए, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन है, ये तो जो ना मॉडर्न नहीं आता है, क्योंकि ऑनर्स वालों में आया था, आपको नहीं आता है, बस आपको इसका फॉर्मूला याद कर लेना। कुछ फॉर्मूला इतना हार्ड नहीं है, आपका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। मैंने बताना भूल गया था वैसे, तो आपका ये फॉर्मूला होता है, 1 सेकंड में इरेज कर देता हूँ, आपको फॉर्मूला जो क्लियरली दिखे, ठीक है। आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल आया ना बाय सुपर प्रॉफिट, आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। उसका गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिटर्न, बस सिंपल एक ही फॉर्मूला है। बाकी में कितने सारे फॉर्मूले थे, सुपर प्रॉफिट इतने सारे जगह से निकालना होता है, इतने सारे फॉर्मूले थे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है इतना, ठीक है। बस आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आता है ऊपर वाले क्वेश्चन में से, तो सुपर प्रॉफिट निकाल के यहाँ पर लिख दो, ठीक है। उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर ऑफ रिटर्न, नंबर ऑफ रिटर्न, ठीक है, इससे डिवाइड कर देना। ये आपको ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में रिटर्न, ठीक है। गुडविल आपने ऊपर निकालना सीख लिया कैसे निकालना है, तो इससे भी आपको गुडविल आ गया इजीली, ठीक है। कोई आपको हिंड्रेंस नहीं हुई इसमें भी, ठीक है। 1 सेकंड रुकना, हाँ। अब मैं बात करता हूँ कैपिटलाइजेशन वैल्यू से, इसमें भी आप इसका भी फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। वैसे इतना आता नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बस आपने अगर यहाँ से यहाँ तक पढ़ा हुआ है ना भाई, बस कर लेना, आपका हो जाएगा। गुडविल आपकी यहाँ से भी आ चुकी है, ठीक है। देखिए वैसे तो दोनों में सेम ही आई है, देख सकते हैं आप, 9,70,000, तो आप ऊपर वाला कर लेना ना यार, ये मैंने बताया ना काफ़ी इजी, सिर्फ एक फॉर्मूला लग रहा है इस वाले में, सिर्फ एक फॉर्मूला लग रहा है, तो आप ये वाला मेथड प्रीफर करना, ठीक है। सीधा फॉर्मूला याद होगा तो वैल्यू पुट करनी है सिर्फ आपको, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। ये मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ दूसरे क्वेश्चन की बात, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं वापस से कह रहा हूँ, और भाई वर्थ इट रहेगी वीडियो, आपको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा भाई मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, मतलब एक वीडियो में मेरे को सारा सिलेबस समझ आ गया, सारा मेरे को क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं बस मेरे समझ आ गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लाया हूँ, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि ईजी क्वेश्चन नहीं है, आप थोड़ा ये क्वेश्चन करना। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन कराऊंगा गुडविल के, ठीक है। एक मैंने आपको करा दिया सिंपल फॉर्मूला पुट करने वाला, एक मैं करा देता हूँ आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला, क्योंकि मैंने सुपर प्रॉफिट आपको करा दिया है, ठीक है। अब आपका बचा क्या, एवरेज प्रॉफिट बचा और वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता, उसका ये क्वेश्चन करा देता हूँ, बस आपका क्वेश्चन खत्म, गुडविल आपका खत्म। 2 क्वेश्चन में आपके 15 मार्क्स हाथ में आ गए, ठीक है। भाई इसमें क्या हुआ है, ठीक है। इसमें सिंपली पहले तो 3 साल का प्रॉफिट दिया, इसमें तो पहले आपको फॉर्मेट याद कर लेना, फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट देख लो भाई, ऐसा होता है, इधर लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पे 3 साल जिनका प्रॉफिट दिया हुआ, जैसे 2020-21 का प्रॉफिट दिया हुआ, 21-22 का दिया हुआ, 22-23 का दिया हुआ है, इन तीनों को लिखा और ये प्रॉफिट की वैल्यू नोट कर दी। ये कहाँ से करी नोट, ये देखिए ये दी हुई है 3 साल की वैल्यू, 3 साल की वैल्यू पुट करी, ठीक है। अपने ईयर के अंडर, जिस ईयर का जो है उस ईयर के अंडर प्रॉफिट वैल्यू को पुट करें। उसके बाद आप क्या करना है, अब इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है। वैसे तो आप एवरेज प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये तीनों वैल्यू है, इसको डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता, पर भाई नहीं, इसमें कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट है ना ये गलत है, इसमें कुछ गलतियां हैं, उसको सही करने के लिए यहाँ पर आपको ये एडजस्टमेंट दी हुई है कुछ, आपको ये एडजस्टमेंट करनी है अपने प्रॉफिट के अंदर, उसके बाद आपका करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। करेक्ट प्रॉफिट से आपको फिर करेक्ट गुडविल निकालनी है अपनी, ठीक है। आपको समझाया तो मैं कैसे करना है। सबसे पहले आपका पॉइंट दिया हुआ है, आपने 3 साल का लिख दिया यहाँ पे प्रॉफिट, उसके बाद इनमें एडजस्टमेंट होगी साल वाइज के साथ, मतलब ईयर वाइज की, ठीक है, हिसाब से जिस ईयर में जो एडजस्टमेंट है उसको करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये पॉइंट करते हैं, इसमें लिखा हुआ था टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 25,000 शुड बी मेड,
ठीक है, मैंने इतना ही पढ़ा फॉर द पर्पस ऑफ गुड वैल्यूएशन, मेरे को इतना नहीं पढ़ना, बस मेरे को ये देखना है भाई वो है ना हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए हमको एनुअल जो है 25,000 के चार्जेस पे करने हैं, जो अपने पे नहीं करे हुए हमने प्रॉफिट ऐसे निकाल दिया तो पे नहीं करे। अब आप कुछ समझिए 1 लाख का प्रॉफिट है, उसमें से आपने 25,000 पे करना भूल गए, तो आप 25,000 पे करोगे, लेस कर दोगे ना उसमें से, तो इसमें भी यही करा हुआ है। 25 सारा प्रॉफिट निकाला हुआ था, लिखा हुआ था, उसमें से आपको सब में से 25,000 माइनस कर देना, यहाँ से 25 माइनस करा, यहाँ से 25, यहाँ से 25 माइनस करा, उसके बाद आपकी ये कुछ वैल्यू आ गई 25 माइनस करने के बाद। ठीक है, आपकी एक एडजस्टमेंट हुई कंप्लीट ही वाली। अब इसमें सेकंड वाले में आ जाते हैं। सेकंड वाले में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक था 2022-21 का, ये भी देख लेना भाई, सब साल से माइनस मत करना। इसमें तो क्या है कुछ लिखा नहीं होता किस साल से माइनस करना है, इसमें से लिखा था हर ईयर में से माइनस करना है, तो हर ईयर में से हमने माइनस करा। इसमें लिखा हुआ है सिर्फ 20 ईयर मतलब 2020-21 है ना, उसमें से आपको करना है। क्लोजिंग स्टॉक जो था आपका उसका आपको ओवर वैल्यूड दिया हुआ था 15,000 से, आपको खुद पता होगा अगर आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब ज़्यादा दिखाया हुआ है बुक्स में, तो आपको उसको लेस कर दो, नॉर्मल आ जाएगा। कोई 15,000 से ज़्यादा चीज़ दिखाई हुई है उसमें 15,000 हटा दो भाई, जो एक्चुअल है वो आ जाएगी। उसमें भी यही करा हुआ है, यहाँ पर लिखा एडजस्टमेंट में लेस करने के लिए लेस करा वैल्यूएशन ऑफ, ये लिखा ओवर वैल्यूएशन था स्टॉक, ठीक है, उसमें से माइनस करना है 2020-21 में से, तो 20-21 यहाँ पर आपका ये वाला है, ठीक है, इसमें से आपका 15,000 आपका लेस कर दिया, ठीक है, 15,000 लेस करने के बाद आपकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद अब इसका एक स्टेप और होता है, इसका इसमें 2 स्टेप चलते हैं। ये तो आपका बेसिक था, आपको ओवर वैल्यू है और ज़्यादा वैल्यू दिखाई हुई है उसमें से लेस कर दिया आपने, तो आपकी नॉर्मल वैल्यू आ गई। उसके बाद आप ये एंट्री की याद कर लीजिए, जैसे ही आप इसको करेंगे ना उसके बाद सेकंड एंट्री आपको अपने आप से ये डाल देनी है कि यहाँ पर लेस करा है आपने, इधर ऐड कर देना, आपको इसकी ना रिवर्स एंट्री कर देनी है नेक्स्ट ईयर में। कैसे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर आपने क्या लेस करा हुआ था, यहाँ पर आपने इस साल में 15,000 लेस करा, ठीक है, तो अगले साल में ऑटोमेटिकली पता है क्या कर दो, अगले साल ऑटोमेटिकली अगले साल में 15,000 ऐड कर दो। ये चीज़ आपको समझने की जरूरत नहीं क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि समझाने चलूँगा भाई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको सीधा मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ क्या करना है। जैसे भी आपका ऐसा है कि ओवर वैल्यू है स्टॉक, ठीक है, पहले तो आप उसको लेस कर दीजिए ताकि नॉर्मल वैल्यू है। नॉर्मल वैल्यू आने के बाद उसमें से आपको सिंपली क्या करना है, अपना अगले ईयर उसको ऐड कर दीजिए। इस साल हमने लेस कर दिया, अगले साल हमने ऐड कर दिया, देख सकते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ। अगले साल देखिए यहाँ पर ऐड कर दिया है। आपको सिंपली ये एंट्री याद कर लेनी है, इस साल अगर ओवर वैल्यूड है इस साल में से माइनस कर दो, नॉर्मल आ जाएगा, अगले ईयर में उसको ऐड कर दो, बस आपको समझना है, ठीक है। ये तो ओवर वैल्यूड की बात थी। अगर आपका अंडर वैल्यूड हो ना तो क्या करना है, इसका रिवर्स कर देना है। अंडर वैल्यूड है, अगर आपका कम चीज़ दिखाई हुई है, कम स्टॉक दिखाया हुआ है, तो ऐड ही तो करोगे स्टॉक को सही दिखाने के लिए। स्टॉक अगर आपका 1 लाख का था, बुक्स में आपका 75,000 दिखाया हुआ है, तो 15,000 ऐड कर दोगे ना ताकि वो 1 लाख का बन जाए, नॉर्मल आ जाए, तो उसमें से 15,000 आप पहले ऐड कर दोगे, ठीक है, 15K आप ऐड कर दोगे। फिर इसकी रिवर्स एंट्री मैंने क्या बताई थी आपको, भी रिवर्स एंट्री इसकी होती है अगले साल, अब इसको ही आप रिवर्स करके कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे 15,000 आपने ऐड करा इस साल, ठीक है, आपका कम था तो आपने 15,000 ऐड करके उसको नॉर्मल कर दिया। अगले साल आप क्या करोगे, अगले साल आप 15,000 माइनस कर दोगे, बस इसकी रिवर्स एंट्री अगले साल कर दोगे, बस आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। जब भी ऐसा दिया हो अंडर वैल्यूड में क्या करना है, इस साल में प्लस कर दो, अगले साल में जाके माइनस कर दो। ओवर वैल्यूड में क्या करना है, ओवर वैल्यूड ज़्यादा दिखाया हुआ इस साल में माइनस कर दो, अगले साल में प्लस कर दो, ठीक है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। नहीं समझ आए तो आप वीडियो को दोबारा प्ले मतलब बैक करके देख सकते हैं, ठीक है, प्रीव्यू देख सकते हैं पीछे जाके, उसमें आपको दोबारा समझ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दी। अब ये भी पॉइंट हो गया आपका, 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ एक रिपेयरिंग वर्क हुआ, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी में 50,000 आपके खर्च होगा जिसको आपने चार्ज कर दिया रेवेन्यू में। आपको सिंपल समझ लीजिए इस लाइन का, देखिए ये लाइन है ना, ये आपको मतलब काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी ये भी आपको एग्जाम में मिल जाएगी, सेम टू सेम लाइन, ठीक है, कि कोई भी आपका एक्सपेंस था आपने उसको रेवेन्यू में चार्ज कर दिया। आपको पता है मशीनरी, फर्नीचर, आपका जो भी एसेट है उसके जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, पर यहाँ पे क्या करा आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में माइनस कर दिया भाई गलती से। अब गलती से कहीं चीज़ माइनस कर दी, इसको सही करने के लिए क्या है, उसमें प्लस कर दो, इतनी चीज़ सही हो जाएगी, समझ रहे हो ना। आपने गलती से रेवेन्यू में 25,000 माइनस कर दिए, तो रेवेन्यू आपको 25,000 से कम दिखाने लग गया। अब आपने देखा भाई मैंने तो गलती से रेवेन्यू माइनस कर दिया, मेरे को करना था कैपिटल में था, तो रेवेन्यू को सही करने के लिए क्या करोगे, 25,000 जो गलती से आपने माइनस कर दिए थे 25,000 उसमें ऐड कर दोगे, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये करा हुआ है, देखिए सिंपल यहाँ पर दिखाया हुआ है 25,000 आपने गलती से माइनस कर दिए, कितने कौन सी ईयर में, क्लोजिंग मतलब ये देख सकते हैं ईयर है 31 दिसंबर 2021, मतलब साल खत्म ही हो गया था। अगला साल कब शुरू होगा आपका 21-22 से, तो 21-22 वाले साल में आप जाओगे, ठीक है। 50,000 आपने देख सकते हैं यहाँ पर ऐड कर दिया है, ये दिखा रहा ऐड कर दिया, क्योंकि आपने गलती से यहाँ पे माइनस कर दिया था, यहाँ से माइनस नहीं होता है, ठीक है, गलती से माइनस कर देता तो उसको प्लस कर दे ताकि वो नॉर्मल वैल्यू आ जाए, ठीक है, प्लस माइनस 0 हो जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। ये सिंपल, और ये सिंपल लाइन सेम ही आती है हर बार कि कोई भी मशीनरी था उसका एक्सपेंस हमने रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, फर्नीचर का एक्सपेंस था रिपेयरिंग का उसको हमने रेवेन्यू में चार्ज कर दिया, हमारी कोई एसेट थी बिल्डिंग थी प्रॉपर्टी जिसका एक्सपेंस हमारा था उसको हमने रेवेन्यू में चार्ज कर दिया। सेम टू सेम यही, मतलब एसेट का नाम चेंज होता है, लाइन सेम ही रहती है, तो उसका सेम ट्रीटमेंट यही है। आपने अगर गलती से माइनस कर दिया है तो उसमें ऐड कर दो, वापस से नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल करने के बाद आपका यहाँ पर एक दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करो 10%, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है,
जैसे कि आप अगर 10 की वैल्यू पहले है तो आप क्या करो, पहले आप 10 के पर 10% लगाओ, 10% निकालने के बाद आपका जैसे 9000 वैल्यू बच जाएगी। अब मशीनरी की अगले साल आप 9000 पे 10% लगाओगे, ठीक है। आपको पता हो कंपाउंड जैसा होता है कि जितनी वैल्यू अभी प्रेजेंट में है ना डेप्रिसिएशन माइनस करके, उस पर आपका वो लगता है डेप्रिसिएशन लगता है। जिसमें ये करा हुआ है आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50,000 की आपकी मशीनरी थी, यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। उस पर आपको 10% लगाना है। और कौन सी ईयर से लगाना है? 2021-22 से लगाना है भाई, समझ रहे हो? इस ईयर से लगाना है क्योंकि इस ईयर की वैल्यू दी हुई है। इसमें से पहले क्या करोगे आप 10% माइनस करोगे। 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000 होता है। पहले आपने 5,000 माइनस कर दिए यहाँ से, आपकी वैल्यू कितनी बची? 50,000 में से 5 के आपने माइनस कर दिए, कितने बचे आपके? 45,000 बचे। अब आपको इसका 10% निकाल के माइनस कर देना है। इसका 10% कितना आएगा? 4,500। देख सकते हैं आप यहाँ पे 4,500 ही माइनस करा हुआ है यहाँ से। समझ गए ना आप मेरी बात को? सिंपल, आप मेरी बात समझ गए होंगे, सिंपल चीज़ बताई मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपका ये क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला होता ना, कि मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड है, वेटेड एवरेज, ये तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड क्वेश्चन है, पर मैं दोनों क्वेश्चन समझा दूंगा इसी में, ठीक है। दोनों में प्रोसीजर यहाँ तक सेम ही होता है। अब आगे क्या करना है, सबसे पहले आपको ना ये वैल्यू ऐड कर देनी है। लेस करने के बाद आपको ये वैल्यू निकालनी है जो लिखी हुई ना ऊपर, ये सारा ऊपर की चीज़ें लेस करके जो भी एडजस्टमेंट थी वो करने के बाद आपका ये एक्चुअल प्रॉफिट आ गया, तो ये आया है आपका, ठीक है। ये निकाल लिया। अगर ये क्वेश्चन होता अगर आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला, आप क्या करते हैं, इसमें तीनों साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है इनको ऐड करते, ठीक है, डिवाइड बाय 3 करते, आपका आ जाता है एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल निकालने के लिए आप करते हैं एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज को, मैं ईयर्स लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इससे परचेज करते हैं, आंसर आ जाता है आपका। पर एक क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है, मतलब ये तो मैंने बता दिया। अगर आपका क्वेश्चन आता अगर एवरेज प्रॉफिट वाला तो आप ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सेम टू सेम पूरा ऊपर का प्रोसीजर सेम है, बस आपको नीचे फॉर्मूला चेंज है, ठीक है, ये करते हैं। पर आपका ये क्वेश्चन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का, तो वो कैसे करना है उसकी बात करते हैं। उसके बाद उसका एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है बस, उसके अलावा कुछ नहीं हार्ड होता, एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है बस। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, इसके नीचे आपको लिख देना है वेट्स। ये वेट्स आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, देख सकते हैं आप, ये देखिए हर ईयर का वेट दिया हुआ है। जैसे इस ईयर का वेट ये है, इस ईयर का वेट ये है, सबका वेट दिया हुआ है। सबके नीचे उसका वेट लिख दो, इसका वेट ये है, इसका वेट ये है, इसका वेट ये है। बस इस वेट से मल्टीप्लाई करके ना इस वैल्यू को नीचे लिख दो। जैसे 12 मतलब 12 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करा 12 लाख ही आ गया। इसको करा 2 से मल्टीप्लाई, आपकी ये वैल्यू आ गई। इसको करा 3 से मल्टीप्लाई, आपकी ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू है ना, अब ये आपकी वैल्यू आ गया। अब इससे इस पे फॉर्मूला लगा हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? वेटेड एवरेज का। पहले होता हूँ वेटेड का फॉर्मूला, ठीक है, समझ जाना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट की मेथड की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें क्या था, इसके टोटल वैल्यू जो आपने टोटल यहाँ से निकाला है, वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी टोटल वैल्यू उसको डिवाइड करना है टोटल वेट से। मैंने फॉर्मूला जैसे कि आपको बताया था, टोटल वेट से। टोटल वेट कितने हैं आपके यहाँ पर देखते हैं, 1 2 और 3 इनका टोटल निकालोगे कितना आता है? 6 आ जाता है। इसको 6 से डिवाइड कर दोगे इस प्रॉफिट का टोटल करके, ठीक है। 6 से डिवाइड करने के बाद आप क्या आ गया? वेटेड प्रॉफिट आ गया। वेटेड प्रॉफिट है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है, मिल गया। अब आपको उससे गुडविल कैसे निकालनी है? गुडविल का फॉर्मूला मैं क्या बताता हूँ, वेटेड एवरेज वाला। गुडविल का फॉर्मूला सेम है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी आया है उसको ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दो, कितने ईयर्स है, ठीक है। अब ईयर्स में क्वेश्चन कहाँ दिए होंगे, आप यहाँ पे ऊपर जाएंगे ना तो आपको लिखा होगा परपोज टू परचेज। परचेज की वैल्यू आपकी ये बिजनेस का नाम है, इसमें दी हुई थी एग्रीड टू बी वैल्यू 2 ईयर्स। 2 ईयर्स एक सेकंड में एरेज कर देता हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा मार्क करा हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे मोटा मोटा ये लिखा परचेज, पूरी लाइन के बाद आपका लिखा परचेज की वैल्यू है एट 2 ईयर्स, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला है, जो कि आपका इसको टोटल करके डिवाइड बाय वेट्स करके आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर्स, आपकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। तो मैंने तीनों टाइप समझा दिया आपके। एवरेज प्रॉफिट मेथड मैंने इसी से समझा दिया। एवरेज प्रॉफिट मेथड होता तो इसका वेट से मल्टीप्लाई नहीं करते हम, ना वेट दिया हो तो क्वेश्चन में आपको करना होता मल्टीप्लाई। आप बस इसी का टोटल निकाल लेते हैं। एवरेज टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स जितने भी आपके हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, एवरेज प्रॉफिट आ जाता। और एवरेज प्रॉफिट को आप गुडविल से मतलब एवरेज प्रॉफिट्स को आप नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे आपकी गुडविल जाती है, ठीक है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, आपको उसको पहले वेट से मल्टीप्लाई करना होता है प्रॉफिट को, जैसे यहाँ पर कराओ, इसको इससे करने के बाद जो वैल्यू आई है उसको टोटल निकाल दो। टोटल निकालने के बाद नंबर ऑफ वेट से डिवाइड करो, टोटल नंबर ऑफ वेट से आपका एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 साल, ठीक है। तो मैंने सारे आपको जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना इसके चैप्टर के, ये सारे हमने समझा दिए। आप लगा लीजिए, आपने तो 30 मिनट इन्वेस्ट करे ना आपके अपने, ठीक है, उससे आपको 15 से 18 मार्क्स आपके कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अगले इस पर, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं करूँगा नहीं, जल्दी कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप पे भी समय कम है, मेरे पे भी कम है, ठीक है। आपको पहले मैं सारा एरेज कर लेता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड ना रहा है बिल्कुल भी। उसके लिए मैं एक सेकंड दूसरा मैं निकाल लेता हूँ। मैंने ये तो मैंने करा दिया है, ठीक है। अब मैं एक बार आपको रेशियो करा देता हूँ, ठीक है। रेशियो की आसान चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको ये करा देता हूँ, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपका रेशियो दिख रहा होगा। सबसे पहले तो आपको ना रेशियोज़ याद कर लेने हैं, ठीक है। कौन से रेशियो आपको मेनली याद कर लेना है, मैं उसका नाम मैं एक सेकंड आपको लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ।
एक आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो याद कर लेना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। डेब्ट टू इक्विटी वैसे मैं बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं डेब्ट टू, या तो गूगल पे लिखेंगे उससे भी आ जाएगा, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा ज़्यादा मैं बता के, ठीक है। आपको क्या करना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला याद कर लेना है, सीधा फॉर्मूला आता है उसमें वैल्यू पुट करके निकाल लेना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको निकाल लेना है, स्टॉक टर्नओवर का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। करंट रेशियो आपको पता होगा, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी याद कर लेना आपको। क्विक रेशियो आपको पता होगा क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ये 3-4 फॉर्मूले हैं। और आपको एक आधा और बता देता हूँ मैं, जो आपका ट्रेड रिसीवेबल रेशियो होता है, ठीक है, और आपका कहूँ तो मैं ट्रेड रिसीवेबल का रेशियो होता है एक, आपको वो याद कर लेना है। और भी एक दो हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो उसको याद कर लेना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसको याद कर लेना। बस ये रेशियो आपके फॉर्मूले याद कर लेना, आपको 12th की बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 12th की बुक है ना आपकी ग्रीन वाली, उसके अंदर आपको ये फॉर्मूले सारे मिल जाएंगे। आपको ये फॉर्मूले याद करने, बस कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस आपका क्वेश्चन अपने आप बनता है। फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए पहले मैं आपको, जिस बस आप फॉर्मूले याद करेंगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसमें सिर्फ मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो भी एक ही क्वेश्चन आता है इसका, और सिंपल जैसा मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सेम ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, बस वैल्यू दी होती है, वैल्यू पुट करनी, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए इसमें। बस फॉर्मूले तो याद कर ही लो यार, 12th में पढ़े हुए हैं आपने फॉर्मूले, थोड़ा सा रिवाइज करो याद हो जाएंगे। यहाँ पर बाकी फॉर्मूले लिखे भी हुए हैं, जैसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ने बोला था, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, तो ये इसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। ये होता है डेब्ट का मतलब क्या होता है, डेब्ट का मतलब होता है आपने कितना लोन लिया हुआ है। डेब्ट का मतलब यही होता है ना भाई, कितना डेट है आपके ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कितना आपने लोन लिया हुआ है, तो लोन लिख देना है, तो डेट को डिवाइड कर देना है शेयर होल्डर फंड से, ठीक है। शेयर होल्डर फंड भी आपको पता है क्या होता है, शेयर होल्डर फंड में तो वही आता है ना भाई, शेयर के रिलेटेड बातें आती है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और भी रिजर्व होते हैं, प्रॉफिट होता है, सरप्लस होता है, जितना भी शेयर के अंडर आता है बैलेंस शीट में, उसको कर देना नीचे शेयर होल्डर फंड में प्लस, ठीक है। ऊपर कर देना जितना भी आपने लोन लिया हुआ है, जैसे आपने डिवेंचर से लोन लिया हुआ है, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, जितने आपने लोन लिया है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। कैलकुलेट करके भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। लॉन्ग टर्म डेप्ट भी कहते हैं, डेप्ट को निकालने के लिए क्या करा इसने, इसमें सिर्फ क्वेश्चन में डिवेंचर दिया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर डिवेंचर दिया हुआ था, तो आप यहीं पे सिर्फ एक ही लोन दिया होता तो हमने इसको ऐड कर दिया। अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता कि बैंक से लोन लिया, कोई भी लोन लिया, तो वो भी यहाँ पर लिख देते, वो भी डेप्ट में आया था, ठीक है, वो निकाल लिया। शेयर होल्डर फंड कैसे निकाला अब इसने, शेयर होल्डर फंड में मैंने बताया आपके सारे शेयर्स के रिलेटेड चीज़ें आती हैं, और सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट, ये सब आते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या करा, ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्लस करा, इक्विटी शेयर कैपिटल को प्लस करा, जितने में रिजर्व थी, ये रिजर्व था, ये सरप्लस था, इसको ऐड करा। यहाँ पर दी हुई है वैल्यू सारी, ये चेक कर सकते हैं आप, ये दी हुई, इनको ऐड करा। आपका ऐड करने के बाद उसका एक ये आ गया, क्या आ गया, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड आ गया। बस आपको डिवाइड करना है, डेप्ट को शेयर होल्डर फंड से डिवाइड करा, आपका ये आ गया आंसर, एक क्वेश्चन बन गया। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, इतना तो आपको पता होगा। डेप्ट में क्या आता है, लोन आते हैं, शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर्स की रिलेटेड बातें होती है, रिजर्व की रिलेटेड बातें आती हैं, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। करंट रेशियो, करंट एसेट में क्या आता है, करंट एसेट आपको पता है, करंट एसेट में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, आपको सब पता है, ठीक है। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं। स्टॉक टर्नओवर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको। स्टॉक टर्नओवर का रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, एवरेज किसी से कैसे निकालते हो, एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, इससे आपकी एवरेज इन्वेंट्री निकलती है। पर आपके क्वेश्चन में पहले से दी हुई है, ठीक है, दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वरना आपको निकालनी होती है। तो पता क्या दिया होता है क्वेश्चन में, दिया होता है ओपनिंग इन्वेंट्री दी होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी होती है, इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। पर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दी हुई है तो आपको फायदा हो गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको पता होगा भाई, कॉस्ट कैसे निकालते हो, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, किसी सामान आप लगा लीजिए बिजनेस चलाते हैं, आप कितना कैसे चेक करोगे मेरी कितनी कॉस्ट लगी इसको, जितना आपने सेल्स करा उसमें से प्रॉफिट निकाल दो, कॉस्ट नहीं आ जाएगी आपकी। आपने किसी सामान को 120 रुपये में बेचा, ठीक है, 120 रुपये में बेचा, उसमें से प्रॉफिट आपका 20 रुपये था। अब आप 120 रुपये में बेचा, उसमें से 20 रुपये का प्रॉफिट निकाल दोगे तो 100 रुपये वही आ जाए ना जो कॉस्ट पड़ी आपको। प्रॉफिट आपको 20 रुपये पकड़ा, आपने 120 का बेचा, 20 का आपको उसमें प्रॉफिट था, ठीक है। प्रॉफिट लेस करो क्या, कॉस्ट आ जाएगी आपकी, तो इसमें भी यही करा हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला आपने, ठीक है, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करने के बाद आपके पास ये 2 लाख वैल्यू आ गई, ठीक है, 2 लाख आपका प्रॉफिट आ गया। अब कैसे निकालना है आपको, 2 लाख को डिवाइड कर दो 40,000 से, जो आपका एवरेज इन्वेंट्री है उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपका ये आ गया। समझ गए, समझ गए, ईजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल ईजी है। और प्रॉफिट ऑन सेल यहाँ पे निकालना कैसे, आपको बच्चों को ये भी समझ में आएगा भाई, प्रॉफिट ऑन सेल की तो यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है। यहाँ पे सीधा ये समझो ना, प्रॉफिट ऑन सेल मतलब सेल की वैल्यू आपकी ये है 2.5 लाख है, 2.5 लाख का 20% निकाल लोगे वो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। बट ठीक है, 2.5 लाख में से जो 20% आपका आया उसको माइनस कर दो कि आपको कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप बात को,
ये करने के बाद आप कैसे हो जाएगा, आप थर्ड आपका यहाँ पे पूछा हुआ है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड आपको जैसे क्वेश्चन में आप देखेंगे आपको दिया हुआ है 360 डेज अ ईयर आपको लेना है होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड का आपको फॉर्मूला याद कर लेना क्या होता है, 360 डेज को डिवाइड कर देना होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो से। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपने अभी निकाला है यार, 5 निकाला है ना अभी ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, 360 डेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे इसको डिवाइड करोगे आपका 72 डेज आंसर आ गया। ठीक है, बस इसमें आपको करना फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी आपका हो जाएगा, बाकी कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको याद कर लेना। करंट रेशियो होता है, करंट लायबिलिटी होती है, करंट रेशियो में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में क्या आती है, स्टॉक कैसे निकाल, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, डेप्ट में क्या आता है, इक्विटी में क्या आता है, बाकी आपको फॉर्मूले आते होंगे। सिर्फ फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है भाई, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना ही नहीं है, बस फॉर्मूले वैल्यूज पुट करनी है। ये भी समझ गए होंगे आप, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको इतना बर्डन ना लगे। अब मैं आपको करा देता हूँ, मेरे 2 चीज़ मैंने आप करा दिया, अब मैं 2 चीज़ और बची हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और लूँगा, इतनी बड़ी और बची है, बस ये कराऊँगा आपको, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको अब मैं करा देता हूँ एक कैश फ्लो क्वेश्चन। उसके लिए मैं 1 सेकंड, क्वेश्चन आपको पहले तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड वेट कर लेना। और आपको मैं कहूँगा साथ साथ भाई अपनी शिवदास की जो मैंने आपको कही है मार्केट से परचेज कर लें, ताकि वो हेल्प काफ़ी करेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पढ़ लेंगे ना आप, जो मैंने पढ़ा दिया आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपका करना है, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मतलब बुक लानी है जो शिवदास की होती है, उसमें से आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, मतलब देखना है कैसे कैसे सॉल्व हो। कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया, आपको बताओ कैसे सॉल्व हो रहा है, बस आपको देखते रहना है कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, जो आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको ना 60-70% आपको ऐसा लगेगा हाँ मेरे को आता है, बस 30-40% है ना वो आप अपने आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, इन 6-7 दिनों में आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, 100% आपका हो जाएगा एग्जाम तक। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं इस पे, लीजिए आपका ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ कैश फ्लो का। कैश फ्लो आपने 12th में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अब तक मैंने 3 चीज़ पढ़ाई है, 3 चीज़ देखिए अब तक सारे 12th की हैं, कोई मैं नई चीज़ नहीं पढ़ाई है। देखिए कितना आसान मैंने सिलेबस कर दिया आपका, 18 चैप्टर में सिर्फ मैं आपको 5 चैप्टर कर रहा हूँ। आपको मैंने कराया गुडविल कराया, वो अपने 12th पढ़ा हुआ है, वो मैंने कराया हुआ है। ठीक है, आपको मैंने रेशियो कराया, वो अपने 12th पढ़ा हुआ था। आपको जो कैश फ्लो करा रहा हूँ अभी, ये भी 12th में अपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, समझा देता हूँ मैं कैसे करना। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, जब भी ये एडिशनल पॉइंट में, एडिशनल डिटेल्स में ये 3 चीज़ें मतलब कुछ भी दिया हो ना, जैसे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप समझ लीजिए इन तीनों के लिए एक अकाउंट बनेगा अलग से। सीधी बात ये समझ लीजिए। ठीक है, जब भी कोई चीज़ें एडिशनल डिटेल्स में दी हुई है, जैसे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो समझ लीजिए इन तीनों के लिए अलग से अकाउंट बनेंगे, जो कि यहाँ पे बनाए भी हुए हैं। ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको बनाने कैसे हैं ये तो आपको आता ही होगा यार, सिंपल है, मैं फिर भी सिखा देता हूँ आपको, 1 सेकंड में रेज कर देता हूँ। ठीक है, बनाने कैसे हैं, सबसे पहले से इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है कि आपकी इन्वेस्टमेंट थी 8,000 रुपये की, और उसने आपने उसको सॉल्व कर दिया 8,500 का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लो उसके लिए, क्योंकि आपको ये भी दिखाना पाए मैंने परचेज कितने करा था, ये जानने के लिए आपने अकाउंट मतलब सिंपल आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपको सीधा क्या करना है, जैसे आपको दिखे भाई एडिशनल डिटेल्स में कुछ पॉइंट दिया हुआ है इन्वेस्टिंग के रिलेटेड, किसी के रिलेटेड दिया मशीनरी के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, उसका अकाउंट बना दो। जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है इन्होंने, ये रहा आपका इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। ठीक है, ये है आपको जितना पता होगा भाई, एसेट होती है उसमें लेफ्ट साइड में तो बैलेंस फॉरवर्ड होता है, तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू बोली करते हैं हम। बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ आपको, कहाँ लिखी, ये लिखी आपके, ये रही प्रीवियस ईयर की वैल्यू, ये रही करंट ईयर की वैल्यू। तो आपको पता होगा एसेट अकाउंट जो भी होता है तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू बैलेंस फॉरवर्ड में आती है, और करंट ईयर की वैल्यू यहाँ आती है। देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखी और ये लिखी, ये करंट ईयर की है, ये रही प्रीवियस ईयर की, ये प्रीवियस ईयर की लिखी। ये सब में यूनिवर्सल होता है। ठीक है, जैसे ये एसेट का अकाउंट है हम ये देखो, प्रीवियस ईयर ये रही, और ये वाली ये रही करंट ईयर की। लायबिलिटी वाले में उल्टा होता है, लायबिलिटी वाले में इधर से शुरू होता है, इसमें क्या था पहले इधर था फिर इधर था, इसमें उल्टा होता है, इसमें पहले इधर होता है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें पहले इधर होता है। ठीक है, और फिर इधर होता है, समझ गए ना आप मेरी बात, इसमें उल्टा होता है लायबिलिटी वाले में। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट चलता है एसेट वाले में, और लायबिलिटी वाले में राइट टू लेफ्ट चलता है सीधा। आपको इतना तो पता होगा, 12th आपने पढ़ी है, कॉमर्स स्टूडेंट हो आप। ठीक है, इसके बाद मैं पढ़ा देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। ठीक है, अकाउंट कैसे बनाना, अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, उससे एडिशनल मार्क्स मिलते हैं आपको, टाइम पास करने के लिए मैं बना रहा हूँ मैं। अगर आपने क्वेश्चन भी नहीं कराना, आपने अकाउंट भी बना दिए, तो एग्जामिनर को लगेगा भाई हाँ बंदे ने क्वेश्चन शुरू तो करा था, मतलब क्वेश्चन इसको आता है, अकाउंट्स बनाना शुरू करते हैं। तो अकाउंट्स के आप ये अकाउंट बनाया ना आपने, ये 3, इसके आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बनवा रहा हूँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, इसके आपको मार्क्स मिलते हैं और इजी टू स्कोर है, इसलिए मैं पहले इनको समझा रहा हूँ, ताकि आप इसको इजी है, ये आप सीख लीजिए। कुछ भी नहीं करके आएंगे, ये भी करेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत आपको, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करा है। अब करना कैसे है, अकाउंट बनाया, ये तो आपने मैंने आपको बताया कैसे वैल्यू ऐड करनी है, प्रीवियस ईयर की करंट ईयर की ऐड कर दी। वहाँ पे लिखा था 8,000 की थी, आपने बेच दिया उसको 8,500 का। जब भी लिखी हुई वैल्यू दी हो ना, कितने का सेल करा है आपने, उसको यहाँ लिख देना है, ये लिखा हो सेल की वैल्यू राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में लिख दिया यहाँ पर आपने 12,000 का, 1 सेकेंड, अच्छा इन्वेस्टमेंट का नीचे, एक सॉरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया होगा आपको, मैं
थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। किधर लिखना है, ये इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ये वाला है, ठीक है। प्रीवियस ईयर की वैल्यू ये रही, करंट ईयर की वैल्यू ये रही, बैलेंस शीट से लिखी हुई है। सेल करी कितने की, 8,500 की सेल करी है। 8,500 सीधा इस तरह लिख दो कि 8,500 की सेल करी हुई है। प्रॉफिट कितने का हुआ उसमें आपको, 8,000 की चीज़ को आपने 8,500 बेचा, 500 का प्रॉफिट हुआ, 500 दूसरी साइड लिख दो, जैसे 500 ने यहाँ लिख दिया दूसरी साइड में, ठीक है। ये बैलेंस शीट से आ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट इस साइड आ गया, ये आपकी सेल्स वैल्यू आ गई, ये आपकी करंट ईयर की वैल्यू आपने बैलेंस शीट से लिखी। आपको क्या बचा, इसको टोटल कर दो, आपको टोटल करा आपने, टोटल दोनों साइड का इक्वल आता है। आपको पता है अकाउंट्स में टोटल दोनों साइड का इक्वल आता है, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है दूसरी साइड में उतनी वैल्यू को ऐड कर देंगे जितने से वो कम है, ठीक है। सिंपल मैं समझाऊं, इस साइड का टोटल था आपका 68,500, ठीक है, और इस साइड का आपका थोड़ा सा कम था, तो आप जैसे आपका 18,000 से कम था तो आपने क्या करा, 18,000 इधर ऐड कर दिया। अब दोनों साइड की इक्वल हो गई ना वैल्यू, ये 18,000 से कम आ रहा था, इस साइड का पूरी आ रही थी, इस साइड का 18,000 से कम आ रही थी, ठीक है। 18,000 से कम आती तो हमने 18,000 ऐड कर दिया और नाम के लिए दिया उसको नाम दे दिया हमने परचेज, ठीक है, क्योंकि इस साइड परचेज आता है तो परचेज की वैल्यू नहीं दी हुई थी, हमने परचेज के लिए अकाउंट बनाया था, ठीक है। तो हमको एक बैलेंसिंग फिगर मिलेगी जिससे हमको पता चल गया हमारी परचेज कितने की है, ठीक है। आपका पहला अकाउंट बन गया। ऐसे ही आपको और अकाउंट बना लेना, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। आप अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, अब मैं सीधा आपको बता दूँ कैसे कैसे आपको वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि मैंने बता दिया कहाँ से प्रीवियस ईयर की वैल्यू पुट करनी है, कहाँ से क्या पुट करनी है। मैं पहले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि फिक्स्ड एसेट था, उसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपये, बेच दिया वो 12,000 रुपये के लिए, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, शेयर समझो ना, एसेट का अकाउंट ये वाला है, यहाँ पर लिखो प्रीवियस ईयर की वैल्यू, ये लिखो करंट ईयर की वैल्यू बैलेंस शीट से, ठीक है। लिखने के बाद आपने बेचा कितने का, 10,000 की चीज़ को 12,000 में बेच दिया आपने। सीधा सेल की वैल्यू मैंने क्या बताया, सेल की वैल्यू सीधा लिख दो, यहाँ पर 12,000 लिख दी। प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 का, 2,000 यहाँ लिख दो। अब इसको टोटल करा हमने, 4,02,000 बना, इधर भी 4,02,000 बने हुए, टोटल हमेशा इक्वल होता है। तो इधर हमने देखा 76,000 से ये कम पड़ रहा है, ठीक है। इधर तो पूरा आ रहा है 4,02,000, ये 4,02,000 नहीं आ रहा, क्योंकि हम दो साइड इक्वल आता है तो हमने इक्वल करने के लिए करा। इधर 72,000 जितना कम पड़ रहा था उसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 70,000 को हमने लिख दिया, ठीक है, उसको इधर लिख दिया। दोनों साइड अब इक्वल हो गई। इसको नाम क्या देंगे, डेप्रिसिएशन। वो आपको पता है वही मशीन, वो आप फिक्स्ड एसेट है, डेप्रिसिएशन लगता है और डेप्रिसिएशन इसी साइड आता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए अगर इधर की वैल्यू कम आ रही है आपकी, इधर की वैल्यू कम आ रही है तो आप इधर वैल्यू लिख देंगे और उसका नाम देंगे परचेज, क्योंकि परचेज की वैल्यू निकालने में आते हैं, ठीक है। और इधर की वैल्यू कम आ रही है तो आप इधर को वैल्यू लिख देंगे और लिख देंगे डेप्रिसिएशन, इधर सारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आती है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को, ये मैंने करा दिया आपको ये अकाउंट भी, ठीक है। जल्दी में करा रहा हूँ, इसका मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा और एक क्वेश्चन में ट्राई करूँगा, काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब तीसरी बात बताता हूँ आपको। तीसरा अकाउंट है आपका टैक्स फॉर प्रोविजन के लिए, मतलब प्रोविजन बनाना, मतलब टैक्स प्रोविजन के लिए आपको अकाउंट बनाना है, जिसमें लिखा हुआ है प्रोविजन मेड। एक होता है मेड, एक होता है पेड, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। ये अकाउंट होता है छोटा सा, इसका 4 वैल्यू आती है इसमें सिर्फ, ठीक है। अब टैक्स प्रोविजन देखिए बैलेंस शीट में यहाँ दिया हुआ है, इसकी प्रीवियस ईयर की वैल्यू ये है, करंट ईयर की वैल्यू ये है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटी वाली चीज़ में उल्टा चलता है, लायबिलिटी वाली में प्रीवियस ईयर की वैल्यू इधर आती है, करंट ईयर की इधर आती है। एसेट में क्या था, एसेट में करंट साइड की मतलब प्रीवियस ईयर की वैल्यू इधर आती थी, करंट ईयर की इधर आती रही वैल्यू, पर लायबिलिटी में उल्टा होता है, लायबिलिटी में प्रीवियस ईयर की इधर साइड आती है और करंट ईयर की इस साइड आती है, ये लिख दिया आपने। अब जब भी टैक्स पेड हो लिखा हुआ यहाँ पर, जैसे कि पेड लिखा हो ना, पेड की वैल्यू आपको राइट साइड लिख देनी है, लेफ्ट साइड लिख देनी है। और जब भी आपका लिखा हो मेड की वैल्यू आपको राइट साइड लिख देनी है, ये लिख के। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, दोगुना आपने ये वैल्यू लिख दिया आपने बैलेंस शीट से। उसके बाद आपको एक वैल्यू निकालनी होती है, एक दी होती है, जैसे कि एक यहाँ पर दी हुई है मेड की वैल्यू दी हुई है आपको, टैक्स प्रोविजन मेड 9,000 की वैल्यू दी हुई है। आपको पता है मेड राइट साइड आता है, आपने 9,000 लिख दिया राइट साइड में जाके, 9,000 लिख दिया। अब इसका टोटल निकाला तो आपने देखा 74,000 से ये साइड कम है, हमने 74,000 यहाँ पर लिख दिया ताकि दोनों साइड इक्वल हो जाए, ठीक है। दोनों साइड अब इक्वल हो गई हैं, उसको नाम कर दिया टैक्स पेड, क्योंकि मैंने बताया अगर टैक्स पेड दिया होता, टैक्स पेड आप इधर लिख देते, टोटल करते, इधर वैल्यू कम पड़ती, जो भी वैल्यू कम पड़ती उसको लिख देते और लिख देते किस नाम से कम है, टैक्स मेड से, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, बस आपने ये समझ लिया। अब आपको क्वेश्चन कराता हूँ मैं सीधा, ठीक है। मैंने 1 सेकंड रुक जाइए, मैं सारा इरेज कर देता हूँ जल्दी में, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, पर यार मैं आधे घंटे में एक क्वेश्चन में, मतलब आधे घंटे 45 मिनट में आपको जब एक चैप्टर 18 मार्क्स पक्के करा दे रहा हूँ तो भाई काफ़ी सही है वो। 6 महीने पढ़ने से बढ़िया आप मेरी 45 मिनट की वीडियो देख लीजिए एक चैप्टर की, आपका वो एक चैप्टर पक्का हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम का, मैं क्वेश्चन आया वही दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करना कैसे है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे शुरू करते हैं यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से शुरू, ठीक है। वो शुरू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से शुरू क्वेश्चन को, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से शुरू आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपके लिए जूम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ना वो ना हो कि आपको नीचे का काम तो आपने कर लिया है, आपको ऊपर की वैल्यू देखनी है। ऑपरेटिंग से आपको शुरू करना होता है, ठीक। ऑपरेटिंग से कभी भी शुरू करिए, यहाँ से शुरू मत करिए, काफ़ी हार्ड बन जाता है आपके लिए। आपको शुरू कहाँ से करना है, इन्वेस्टिंग से और फाइनेंसिंग से करो, ठीक है, क्योंकि इसमें कम एडजस्टमेंट होती है, उसमें कितनी सारी हैं।
इतनी सारी हैं। और इसमें क्या है, सिर्फ ये है, सिर्फ ये है, बस इतनी सी एडजस्टमेंट है। तो आपको हमेशा शुरू कहाँ से करना है, इन्वेस्टिंग से कर लो या फाइनेंसिंग से कर लो, ऑपरेटिंग से कभी शुरू मत करना, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, आपको समझ में नहीं आएगा अगर मैं शुरू कराऊंगा तो उसको आपसे। ठीक है, तो आपका करना है, इन्वेस्टिंग सबसे आसान होता है। सबसे पहले आपका करना है, मैं इसको थोड़ा सा हाँ चलिए समझा देता हूँ आपको। जैसे आप इन्वेस्टिंग में आए, इन्वेस्टिंग में क्या चीज़ आती है, इन्वेस्ट आप करते हैं, किस में करते हैं, एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट होगी आपकी, किसी एसेट को बेचोगे, एसेट को खरीदोगे, वही इन्वेस्टमेंट में आता है आपका। जो आप खरीदना बेचना एसेट क्रिएटेड होता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपने एसेट को सेल करा 8,500 में। ठीक है, 8,500 में सेल करा, तो 8,500 आपके पास आए इन्वेस्टिंग के नाम से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को सेल करके आपके पास 8,500 आए। तो आपका जब पैसा आता है तो हम ऐड करते हैं कि इन्वेस्टिंग के नाम से हमारे पास पैसा आया है। हमारे पास 8,500 आए, किसको बेचकर, इन्वेस्टमेंट को बेचकर। हमने इन्वेस्टिंग के अंडर लिख दिया 8,000 प्लस कर दिया हमने, ये हमारे पास पैसे आए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें फिक्स एसेट देखोगे ना, अपनी बुक में जाओगे, फिक्स एसेट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये भी आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है, क्योंकि एसेट मैंने बताया इन्वेस्टमेंट का पार्ट होते हैं। ये आपकी इस पिछले साल आपकी 4 लाख थी, इस साल आपकी 80,000, मतलब 3,20,000 हो गई, 80,000 से कम हो गई सीधा। ठीक है, 80,000 से 1 सेकंड रुकी, इसका भी एडजस्टमेंट दिया होगा शायद। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट दिया हुआ, तो आपको इसको नहीं देखना है, आपको एडजस्टमेंट को देखना है। मैं आपको एक बार वही दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं क्योंकि देखता मैं दोनों को एक साथ दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, अब इसको इसकी सेल की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, सेल का तो आपको पता नहीं कितनी सेल करी है, 12,000 कहाँ से आई आपको, आपने अकाउंट बनाया ना, ऐसा काम तो निकाल लो। अब इसको काम बनाया है तो बनाया, इसके परचेज की वैल्यू आपने निकाली थी ना, ये 1 सेकंड निकालना, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट परचेज प्रॉफिट एंड लॉस, सेल करा था आपने, ये देख सकते 12,000 के लिए आपने सेल करा था। ठीक है, सेल करा था, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, आपने इन्वेस्टमेंट को सेल करा है, दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया हुआ था, उन्होंने लिख दिया कि 8,500 को सेल करिए, 8,500 में प्लस करते हैं, हमारे पास 8,500 आए। ठीक है, तो आपने एक मशीनरी फिक्स एसेट है, उसको भी 10,000 की थी, आपने 12,000 की बेची है, 12,000 की बेची है, 12,000 आएंगे आपके पास। अब सिंपल बात है, 12,000 की बेची है तो 12,000 आपके पास पैसे आएंगे, किस मेथड से आए हैं आपके, इन्वेस्टिंग के रूप में आए हैं आपके, जो आपने इन्वेस्ट करा हुआ था एसेट में पैसा, उसको बेचकर आपके यहाँ तो इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे आए हैं कितने, तो यहाँ पर लिख दो कि सेल और इन्वेस्टमेंट से मेरे 12,000 आए हैं, आपने ये लिख दिए। ठीक है, अब परचेज में लिखना होता है कि परचेज भी अगर परचेज में अपने अकाउंट बनाया था ना भाई, कौन सा अकाउंट था, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। इसमें देखिए परचेज की वैल्यू आई थी ना, मतलब एसेट क्रेडिट जो भी परचेज और सेल होगा ना इसमें आएगा। आपको पता है परचेज करेंगे आपका पैसा जाएगा इन्वेस्टिंग के रूप में। ठीक है, सेल करेंगे इन्वेस्टिंग से आपका पैसा आएगा। ठीक है, बस यही करना है, सेल कर रहे हैं तो आपका पैसा आएगा प्लस कर दीजिए, परचेज कर रहे हैं तो पैसा आपका जाएगा माइनस कर दीजिए। देख सकते हैं आपका यहाँ पर तो परचेज था नहीं, फिर परचेज था नहीं, आपका सिर्फ सेल था, आपने सेल लिख दिया। इसमें आपका क्या क्या था, इसमें आपका सिर्फ एक सेल की वैल्यू दी हुई थी, सेल से आपका पैसा आपने वो भी लिख दिया, आपको परचेज की वैल्यू भी दी थी, परचेज आपका पैसा गया था, आपने वो भी लिख दिया 18,000। ठीक है, आपका ये अकाउंट बन गया, 18,000 यहाँ पे माइनस कर दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए, सेल से जो भी पैसा मतलब इन्वेस्टिंग के रूप में जो भी पैसा जाएगा, परचेज करेंगे पैसा जाएगा। ठीक है, तो उसको माइनस कर देना है। ठीक है, जो भी पैसा आएगा सेल करके उसका प्लस कर देना है, बस आप समझ गए। यहाँ सेल थी, इसका पैसा हमने ऐड कर दिया, ये सेल है इसका पैसा भी ऐड कर दिया, ये हमने परचेज करी उसका पैसा हमने माइनस कर दिया, हमसे पैसा गया है। ठीक है, इतना आप समझ गए। इन्वेस्टिंग आपको देख सकते हैं 3 बस एडजस्टमेंट थी, आप इन्वेस्टिंग खत्म हो चुका है, देख सकते हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं आपका 1/3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तीनों पार्ट में से आपका इन्वेस्टिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बस इतना सिंपल था, आप उस ऑपरेटिंग से शुरू करते तो आपको कितनी देर लगती। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे पे, फाइनेंसिंग वाले पे। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है भाई, पैसे से रिलेटेड होता है, जो भी पैसे से रिलेटेड होगा वो इधर आएगा। ठीक है, फाइनेंसिंग वाला इधर आता है। अब यहाँ पर देखा फाइनेंसिंग में हम क्या देखते हैं, शेयर कैपिटल देखते हैं, जनरल रिजर्व शेयर कैपिटल देखते हैं, रिजर्व देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर देखते हैं, इक्विटी शेयर देखते हैं। ठीक है, ये सारे जो शेयर की रिलेटेड है ना वो देखते हैं, या लोन की रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग में मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसा, पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना, मतलब पैसे के लिए, शेयर आपने बेचे पैसे के लिए बेचे, लोन आपने लिया पैसे के लिए लिया, बैंक से लोन लिया पैसे के लिए लिया, डिवेंचर इशू करें पैसे के लिए लिए, जो भी पैसे के लिए चीज़ करेंगे वो फाइनेंसिंग के अंडर आती है। ठीक है, आप देख सकते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर आपको देख सकते हैं आप सिर्फ पैसे के रिलेटेड आती है, इसमें सिर्फ पैसे रिलेटेड आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये सारे तो आपका एसेट है। इधर आप देखेंगे सब जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल आपका फाइनेंसिंग के अंडर आता है, पर आप देख सकते हैं पहले भी 4,50,000 था, इस बार भी 4,50,000 है, तो उसमें कोई चीज़ नहीं है तो हम लिखेंगे नहीं। अगर यहाँ पर होता कि प्रीवियस ईयर आपका 4 लाख था, इस साल 4,50,000 हो गया, तो आप क्या समझते, आपके पास शेयर कैपिटल 50,000 रुपये और आ गए, पिछले साल कम थे, इस साल उससे 50,000 रुपये और मेरे पास आ गए, तो आप क्या करते, 50,000 रुपये आए हैं आपके पास, तो यहाँ पर आप 50,000 रुपये दिखा देते कि भाई मेरे शेयर इशू करके मेरे को 50,000 रुपये आए हैं। ठीक है, आप वो दिखाते, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड देना बस मेरे को। ठीक है,
आपको समझ गए होंगे आप मेरी बात, ठीक है। 50 अगर आपने यहाँ पर कम दी होती, ज़्यादा दी होती, तो आप समझ लेते भाई मेरे शेयर मैंने इशू करे हैं, मेरे पे शेयर इशू करके पैसे आए हैं 50,000 रुपये, तो आप यहाँ पर ऐड कर देते ये भाई मेरे पास इक्विटी शेयर इशू करके मेरे पास पैसे आए 50,000 रुपये, आप यहाँ पर ऐड कर देते, ठीक है। पर यहाँ पर इस बार तो बिल्कुल सेम, पिछली बार भी इतना तो इस बार भी इतना ही है, तो कोई पैसा ना आया है ना गया है, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप आ जाते हैं अब आपका और क्या क्या आता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं आता, ये भी नहीं आता आपका, इसमें क्रेडिटर्स भी नहीं आता, ठीक है। क्रेडिटर्स तो पैसे देने होते हैं, लिए थोड़ी होते हैं, उसके पैसे देने होते हैं, टैक्स भी नहीं आता। आप मोटेज लोन देखिए, मैंने कहा था जो भी पैसे का लेन देन हो रहा है वो इधर आएगा। लोन आपने लिया हुआ है मोटेज लोन कितने का, इस साल तो कुछ भी नहीं था, 2005 में कुछ भी जीरो वैल्यू थी, भाई वैल्यू दी नहीं, जीरो वैल्यू थी। अब 2006 में कितनी हो गई, 2,70,000 हो गई, मतलब आपने 2,70,000 रुपये का लोन लिया। अब 2,70,000 रुपये का लोन लिया, पैसा आया आपके पास फाइनेंशियल एक्टिविटी से, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटी समझिए ना आप, जो भी लोन से पैसा आएगा, शेयर कैपिटल से, इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल से, डिबेंचर से, जहाँ से भी आपका पैसा आएगा या जाएगा वो फाइनेंसिंग में आता है। आपने देखा लोन से मेरे पास पिछली बार कुछ भी नहीं था, इस बार मैंने लोन ले लिया, मेरे पास 2,70,000 रुपये आ गए। अब भाई 2,70,000 रुपये आए हैं तो बस लिख दो ना यहाँ पर जाओ, कहाँ पर एक सेकंड रुकना, यहाँ पर लिख देना है, मतलब प्रोसीड्स फ्रॉम मॉर्टेज लोन, लोन से आपके पैसे आया कितना आया, 2,70,000 रुपये, ये भी हो गया। दो चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई, सिंपल, ठीक है। दो चीज़ आपकी कंप्लीट होगी, फाइनेंसिंग भी होगी, ऑपरेटिंग भी होगी, ठीक है। दो चीज़ मैंने समझा दिया आपको। अब मैं एक सेकंड के लिए इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुकना बस, क्योंकि अब मैं आपको ऑपरेटिंग समझाऊंगा बिल्कुल एंड में, क्योंकि ऑपरेटिंग एंड में करने का मतलब मेरा ये था, आप पहले ये ईजी चीज़ वाली समझ लो पहले, ठीक है। पहले मैं हार्ड समझाता था ना, आप पहले थोड़ा बोर हो जाते, ठीक है, और फिर आप ऑपरेटिंग को मतलब नीचे का आसान चीज़ नहीं समझ पाते हार्ड चीज़ के चक्कर में, ठीक है। इसलिए मैंने पहले हार्ड चीज़, ईजी चीज़ समझा दिया आपको, ताकि आप जो हार्ड चीज़ है उसको फिर एंड में समझेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस पर, आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसमें पूरा सॉल्व आपको नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम आप पूरा सॉल्व करने का समझने चलोगे आपको समझ नहीं आएगा। आपको सॉल्व कैसे कैसे क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट निकालना मैं आपको सिखा देता हूँ। प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट आपका सरप्लस में दिया होता है, ठीक है। सरप्लस आप ढूंढोगे, इसमें आपका सरप्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर ये दिया हुआ, प्रॉफिट या सरप्लस के नाम से लिखा हुआ, ठीक है। वहाँ पे प्रॉफिट के नाम से लिखा हुआ है, कितना प्रॉफिट लिखा हुआ है। पिछले साल आपके पास प्रॉफिट में इतना था, इस साल आपके पास इतना हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट होता है ना। आपके पास पहले 50 रुपये थे जेब में, अब आप शाम को घर पे आए पैसा कमा के, आपके जेब में हो गए 200 रुपये, तो आप कितना कमाया, आज का प्रॉफिट कितना हुआ, 150 रुपये का हुआ ना, ऐसे ही होता है ना। तो पिछले साल यहाँ पर 56 था, इस साल आपका 68 प्रॉफिट होगा टोटल प्रॉफिट। तो कितना बढ़ा, कितनी बढ़ोतरी हुई इसमें, कितने की हुई यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर इसको माइनस करके यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके प्रॉफिट आपका जो बन गया वो 12,000 रुपये का प्रॉफिट बन गया, आपका प्रॉफिट से आपने निकाल लिया। उसके बाद प्रॉफिट निकालने के लिए आपको उसमें जितना भी जनरल रिजर्व में आपने ऐड करा वो भी आप उसमें ऐड करना होता है। आप इसने जनरल रिजर्व में आपने 3 लाख था पिछले साल, आपने इसमें 10,000 और ऐड कर दिया, तो ये आपका प्रॉफिट का पार्ट होता है। 10,000 आपने ऐड करा ना, तो यहाँ पर लिख दो 10,000 आपने ऐड करा, ठीक है। आपने ऐड करा, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख दिया आपने। आपने जो भी प्रोविजन टैक्स पे करा है ना, टैक्स पेड करा है आपने, मेड करा है आपने, जो भी पे कर, जैसे आपने मैंने नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको जो मैंने बनवाया था, यह यहाँ पे लिखी हुई है, हम नीचे जाने की जरूरत नहीं है। इस रजिस्टर में लिखा हुआ आपका 9,000 रुपये, देख रहे हैं 9,000 रुपये आपने टैक्स मेड है आपका, तो टैक्स पेड है, इसको यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व कर दो, यहाँ पर वैल्यू ऊपर नीचे लिखी हुई है, आप समझेंगे भाई ट्रांसफर टू रिजर्व यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, ये कैसे आप समझिए, ऊपर नीचे वैल्यू लिखी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। आपका रिजर्व 10,000 से पड़ा, आपने 10,000 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आपका जो टैक्स था आपने कितना मेड करा, 9,000 रुपये मेड करा, तो आपने 9,000 यहाँ लिख दिया, इनको ऐड करोगे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट आ गया, आपको सिंपल चीज़ में समझाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड में रेज करता हूँ, अब मैं आपको सिंपल बनाऊंगा, ठीक है। इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी, पर मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ बताऊंगा जो सिंपल पार्ट है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। आपका मोस्टली क्वेश्चन हो जाएगा, 18 मार्क्स का आएगा, तो आपका इजीली आप 15 मार्क्स में स्कोर कर जाएंगे। आप 1 पॉइंट छोड़ेंगे तो कितना ही मार्क्स काट जाएगा एग्जामिनर, ठीक है। अब क्या करना है ना, ये छोड़ देना है, एक सेकंड रुकना, नहीं ये नहीं है, एक सेकंड। अब आपको क्या करना है ना, ऐड और माइनस सिखाता हूँ मैं आपको क्या करना है। करंट एसेट में आपका जो भी मतलब करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो यहाँ पर ऐड कर दो, करंट लायबिलिटी माइनस खत्म हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पर नेगेटिव में कर दो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपका करंट लायबिलिटी कौन सी है, करंट लायबिलिटी डेटर आपकी करंट लायबिलिटी होती है, डेटर आपका ये लिखा हुआ, ये करंट एसेट होती है, सॉरी करंट लायबिलिटी आप क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर आपके बड़े या माइनस हुए, पहले ये देखना है। क्रेडिटर आपके इतने थे, आपके इतने हो गए, कम हो गया क्रेडिटर कम होंगे तो आपको जरा लेस कर देना है, यहाँ से कितने से कम हुए हैं, ये देखा कितने से कम हुए, आपने निकाला कितने से कम हुए, आपको यहाँ पर देखना है क्रेडिटर यहाँ पे गए, आपने दोनों का डिफरेंस निकाला, यहाँ से माइनस कर दिया, समझ गए। जो भी चीज़ कम हो गया करंट लायबिलिटी की वहाँ पर कर देनी है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, मैंने क्रेडिटर समझा दिया आपको। अब क्रेडिटर की ऐसी मतलब और कोई ऐसी लायबिलिटी ऐसी है नहीं जिसमें कम हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि ये भी लायबिलिटी नहीं, ये भी नहीं है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को।
ये थोड़ा मोड़ा भी करेगा ना, पूरा कुछ नहीं करेगा, थोड़ा मोड़ा भी करेगा तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं करंट एसेट की। करंट एसेट में जो भी चीज़ इसमें उल्टा होता है, करंट लायबिलिटी में क्या है, करंट लायबिलिटी में अगर आपको जैसे आपका लोन था या आपका बढ़ रहा था, कितना मतलब लोन नहीं था, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर आते हैं, क्रेडिटर थे आपके, क्रेडिटर आप पे कम हो रहे थे, तो कम हो रहे थे आपने क्या करा, उसमें सीधे माइनस कर दिया। तो करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो आपको सीधे जितने से कम हो रही है उसको माइनस कर देना है। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो जितने से बढ़ रही है करंट लायबिलिटी उसको प्लस कर देना। ठीक है, पर करंट एसेट वाले में उल्टा होता है, एसेट वाले में उल्टा होता है। करंट लायबिलिटी में, करंट एसेट में ये होता है, जो चीज़ बढ़ रही होती है उसको माइनस करते हैं, जो चीज़ घट रही होती है उसको प्लस करते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, करंट लायबिलिटी में क्या है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसको माइनस कर दो, मतलब प्लस कर दो। ठीक है, और करंट लायबिलिटी कम हो रही है तो उसको माइनस कर दो। करंट एसेट में उल्टा होता है, करंट एसेट अगर आपके बढ़ रहे हैं तो उसको माइनस कर दो, करंट एसेट आपके अगर घट रहे हैं तो उसको प्लस कर दो। आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। करंट एसेट में आपका स्टॉक आता है, स्टॉक पिछले साल आपका 2,40,000 का था, इस साल 2,10,000 का हो गया। कितने से कम हो गया, 30,000 रुपये कम हो गया। अब मैंने क्या कहा, करंट एसेट में उल्टा होता है, करंट एसेट में कोई चीज़ कम हो रही है तो उसको प्लस कर दो। 30,000 से कम हुआ नहीं, 30,000 यहाँ पर ऐड कर दो, ये लिखा हुआ। ठीक है, 30,000 ऐड कर दिया। ठीक है, अब डेटर हैं आपके, डेटर आपके भी करंट एसेट में आते हैं। आपके डेटर आपके 2,10,000 से 2,55,000 हो गए। कितने से बढ़ गए, 45,000 में बढ़ गए। अब उल्टा उल्टा करना होता है इसमें, अगर आपकी चीज़ मतलब 45,000 में बढ़ी है तो आपको 45,000 माइनस कर देना, उसमें उल्टा करना। अगर चीज़ बढ़ रही है तो करंट एसेट में उसको माइनस करना होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ डेटर का। ठीक है, डेटर कितने से कम हुए थे, 2,45,000 से आपके कितने हुए डेटर, कितने कम हुए थे, बड़े थे। बड़े थे, जो चीज़ बढ़ती है एसेट में उसको माइनस कर देते हैं, और लायबिलिटी में जो चीज़ बढ़ती है उसको प्लस करते हैं। इस मतलब उसमें उल्टा रिलेशन होता है एसेट वाले में, एसेट में बढ़ेगा तो उसको माइनस कर दो, एसेट में घट रहा है तो उसको प्लस कर दो। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात, मैंने करके भी दिखा दिया, बाकी आप दोबारा समझेंगे, समझा देता हूँ आपको। डेटर यहाँ पे देखते हैं 2,10,000 थे, उससे 4,55,000 हो गए आपके। कितने से बढ़ गए, 2,45,000 तक पे बढ़ गए। बढ़ रहे हैं तो उसको लेस कर दो, माइनस कर दो। ये देख सकते हैं डेटर आपके माइनस करे हुए हैं। ठीक है, आप होपफुली कैश फ्लो पूरा समझ गए। देख सकते मैंने एक क्वेश्चन करा है, सेम ऐसा एक क्वेश्चन आता है, आप ये मत समझना भाई मैं क्या कर रहा हूँ। एक आधी एडजस्टमेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है कि आपकी लगा लीजिए टैक्स पेड थी, इसकी जगह आपकी वैल्यू चेंज हो गई, या सेल की वैल्यू चेंज हो गई, डेप्रिसिएशन की वैल्यू चेंज हो गई, बस ये चेंज होता है, बाकी आपकी सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। ठीक है, और मोस्टली ये क्वेश्चन तो आपका सेम ही रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका हर में रहेगा यार, फॉर्मेट तो आना चाहिए आपको। अगर आपको ये फॉर्मेट आता है ना, आप ये चीज़ तो पोस्ट कर ही सकते हो। करंट एसेट बढ़ रही है तो उसको माइनस कर दो, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है उसको प्लस कर दो, करंट लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो उसको माइनस कर दो, करंट एसेट अगर बढ़ रही है तो उसको माइनस कर। समझ रहे हो ना मैं आपकी बात। करंट एसेट में उल्टा होता है, करंट और करंट लायबिलिटी में सीधा होता है, मतलब जो बढ़ रही है प्लस कर दो, कम हो रही है माइनस कर दो। ये आपको समझ गए। ठीक है, बाकी मैंने इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का मैंने बताया, सबसे पहले आपको इसको अटैम्प्ट करना है कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंस सबसे ईजी होता है। इन्वेस्टिंग में जो भी आपने सेल परचेज करिए एसेट रिलेटेड, उसको आपको प्लस कर देना है। आपने कोई भी करंट एसेट में मतलब एसेट को सेल करी है तो इन्वेस्टिंग में आती है आपकी एसेट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी आपकी एसेट होती है, ये इन्वेस्टमेंट में आती है आपकी। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल करी है तो पैसा आएगा सेल करके, तो उसका पैसा लिख देना है आपका इन्वेस्टिंग के अंडर। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी है, कोई फर्नीचर परचेज करा है, ऐसे इन्वेस्टमेंट में होता है वो, तो आपको परचेज करिए पैसा जाएगा, आपको माइनस कर देना है। ठीक है, और लगा लीजिए ऐसे ही होता है इसमें। ठीक है, और फाइनेंसिंग में मैंने बताया आपने जो भी पैसा लिया है, जो भी पैसा आपने लिया है दिया है वो लिखना होता है। शेयर कैपिटल से आपने पैसा इशू करता है, आपको पता है कंपनी शेयर इशू करके पैसा लोगों से लेती है। अगर आपने शेयर इशू करें, पैसा लिया है तो आपका प्लस कर देना, भाई मैंने शेयर इशू करके पैसे लिए हैं तो आप प्लस कर देना मेरा पैसा आया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आपने शेयर आपने रिडीम करे हैं, मतलब शेयर बेचे हैं, तो आपका पैसा गया है कंपनी, बेचोगे तो पैसा दोगे ना भाई उसको, समझ रहे हो ना। तो वहाँ से सेल हो जाता है, मतलब शेयर खरीदे हैं तो पैसा आपके पास आएगा। शेयर अगर आपने मतलब किसी और से लिए हैं, एक्वायर करें हैं, रिडीम करें हैं, तो आपका पैसा जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, जब शेयर कैपिटल आपको पता होगा यार, इन्वेस्टिंग आपका शेयर के बारे में सब पता है आपको, कि अगर आप पैसा किसी कंपनी को शेयर परचेज कर रहे हैं तो उसको आप परचेज करने के पैसे दोगे, लो आपने परचेज करें। किसी पर कंपनी का परचेज अगर आप शेयर सेल करते हैं, सेल करने में पैसे आप वापस ले लोगे, उससे भाई सेल करके मेरे वापस पैसे लाओ, इसमें भी ऐसा होता है। अगर आपने शेयर इशू करे कंपनी ने तो उसके पास पैसा आएगा। ठीक है, अगर आप शेयर इसने रिडीम करा तो पैसा जाएगा, माइनस कर देना। ठीक है, यहाँ पर तो वैल्यू कुछ नहीं थी, सीधे अगर 4 लाख से 4,50,000 होती है, 50,000 आपने मतलब आपने इशू कर 50,000 के शेयर, तो आपको प्लस कर देना होता कि 50,000 मेरे पास शेयर कैपिटल से आए हैं। ठीक है, और अगर एक वैल्यू कम होती तो आपको माइनस कर देना होता, आप लिखे थे कि मेरे शेयर से पैसे गए हैं। ठीक है, लोन से पैसा आपको दिख रहा होगा, लोन आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, आपके पास अब 2,70,000 का हो चुका है। 2,70,000 का मतलब आपने लोन लिया है, लोन लिया है मतलब आपके पास पैसा आया है, पैसा आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो आपने सीधे क्या करा, आपने यहाँ गए लोन में प्लस कर दिया कि हाँ भाई मेरे पैसा आया है। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपके बाद मैं तीसरी चीज़ पर चलता हूँ। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट करूँगा नहीं। ठीक है, मैं एक सेकंड दूसरी चीज़ लगा देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं रिकन्स्ट्रक्शन की। ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन, एक सेकंड रुकना।
पहले मैं इधर का करा देता हूँ, ठीक है, आपको उधर का बाद में करा दूँगा, जगह नहीं है इतनी, ज़्यादा छोटा करूँगा तो आपको फिर दिखेगा भी नहीं, ठीक है। ये आपकी पूरी बैलेंस शीट हो गई, ये आपके नीचे एंट्रीज़ है। अब मैं आपको समझाता हूँ, होपफुली आपको दिख रहा होगा जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और नहीं यार भाई थोड़ा जूम करके देख लेना यार, अपनी इतनी बड़ी स्क्रीन मतलब जगह नहीं है स्क्रीन पर मैं कर सकूँ, क्योंकि मैंने पूरा पेज ऐड करा हुआ है, तो आपको थोड़ी जगह नहीं होगी शायद कि आप देख सकते हो। मैं क्रॉप भी नहीं कर सकता शायद उसका, पर मैं स्ट्रेच ही कर सकता हूँ थोड़ा, मैं छोटा कर लेता हूँ। चलो आप इतना समझ ही लोगे, थोड़ा स्ट्रेच कर दूँगा तो भी आप समझ ही लोगे ना यार, पर मैं थोड़ा जूम कर पाऊँगा यहाँ पर, ठीक है, कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप बात समझिए, रिकन्स्ट्रक्शन में करना क्या होता है, आपने 12th में नहीं पढ़ा हुआ पर काफ़ी ईजी है, मैं आपको समझा देता हूँ। रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। रिकन्स्ट्रक्शन में आप लगा लीजिए आपकी कंपनी थी, आपकी कंपनी लॉस में चली गई, आप कोर्ट के पास गए, आपने सीए के पास गए, भाई मेरी कंपनी लॉस में है, इससे अच्छा कि मैं कंपनी अपनी बंद कर दूँ लॉस में आके, आप थोड़ी मेरी कंपनी की बैलेंस शीट में थोड़ी चेंजेस कर दो, मेरी एसेट थोड़ी बेच दो, जिससे कि मेरी थोड़ी लाइबिलिटी कम हो जाए और थोड़ा लॉस थोड़ा मेरा कम हो जाए, जिससे मैं कंपनी को चला सकूँ। ऐसा ना हो कि लॉस के चक्कर में कंपनी बंद करनी पड़े, तो आप मेरे बेशक थोड़ी एसेट्स ले लो पर मेरी थोड़ी लाइबिलिटी कम कर दो, ताकि मैं कंपनी रन कर सकूँ। बेशक मेरा थोड़ा लॉस कम हो सका ताकि मैं कंपनी रन कर सकूँ, उसमें यही होता है, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आप पहला पॉइंट पढ़िए, जैसे कि आपको पहले पूरी बैलेंस शीट दी होगी, जैसे कि पूरी बैलेंस शीट है आपकी, सिर्फ ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी पूरी बैलेंस शीट है, यहाँ से लेके यहाँ तक है आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। ये आपकी पूरी बैलेंस शीट यहाँ तक है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी नाम है आपकी पूरी आज की बैलेंस शीट, ठीक है। सबसे पहले आपका ये है, इसमें लिखा हुआ है जो भी आपका फ़ायदा होगा ना, इसमें जर्नल एंट्री करनी होती है। फ़ायदा होगा, आपको पता है कोई भी चीज़ में फ़ायदा होता है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अगर आपका फ़ायदा है तो रिकन्स्ट्रक्शन को फ़ायदे से डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। फ़ायदा कब भी होगा, रिकन्स्ट्रक्शन को क्रेडिट कर दोगे, आपको पता है कभी फ़ायदा होता है क्रेडिट में जाता है, और कभी आपका लॉस हो रहा है, जैसे आपने बिल्डिंग आपकी वैल्यू पहले 1 लाख थी, आपकी अब वैल्यू 50,000 ही बच गई, तो आपका लॉस हुआ 50,000 से। जब भी लॉस होगा तो रिकन्स्ट्रक्शन को डेबिट करो जितना लॉस हुआ है उससे, बस इसमें यही होता है। अगर आपका 50,000 का फ़ायदा हो रहा है तो 50,000 का फ़ायदा लिख दो क्रेडिट साइड में, और नाम लिख दो रिकन्स्ट्रक्शन के नाम से हमारा फ़ायदा हुआ है, रिकन्स्ट्रक्शन हमने करा उससे हमारा फ़ायदा हो गया। और रिकन्स्ट्रक्शन के नाम से कोई लॉस हो रहा है कि आपकी मशीनरी थी उसकी वैल्यू 1 लाख थी, आप 50,000 ही बची, तो 50,000 का लॉस हो गया। लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में जाएगा, किस नाम से जाएगा, रिकन्स्ट्रक्शन के नाम से, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको सीधे आपको एंट्री करना सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये आ जाइए एंट्री करने पे। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरेस्ट ड्यू था अनसिक्योर्ड लोन पे, वो वेव्ड हो गया, मतलब उसका मतलब है अब वो नहीं देना, वो ख़त्म कर दिया हमने, मतलब अब वो पे हमें नहीं करना। हमको ढूंढना है पहले हमारा कितना इंटरेस्ट था जो हमारा ड्यू था, हमको पे करना था, तो हम देखेंगे इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। पहले मैं ये करा देता हूँ, देखिए जो इनने पहले करी हुई है मैं पहले वही करा था, जैसे पहले यहाँ पे शेयर कैपिटल वाली करी हुई है, तो मैं शेयर कैपिटल की एंट्री ढूंढता हूँ पहले, मैं आपको वो करा देता हूँ लाइन वाइज, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख के आपके शेयर हैं 4 और 6 पे, ये एरिया आपकी एंट्री पहली, इसके बारे में ये लिखा हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, थोड़ा आपका टाइम लूँगा पर भाई पूरा परफेक्ट करा दूँगा इस चैप्टर को। आ जाइए, शेयर कैपिटल इसने बोला कि शेयर होल्डर्स ने आपका एग्री कर दिया, इतनी अमाउंट ब्रिंग करेंगे बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 4 ईच। इनका मतलब है हमने पहले इशू कितने से करे हुए थे, शेयर हमारे पास थे 1.5 लाख शेयर थे, 10 रुपये का एक था। अब इनने क्या करा, उसको कितने का बना दे रहे हैं, अब ये कह रहे हैं भाई हमारे शेयर का थोड़ा 4 रुपये का बना दो, हम एक शेयर से अपने आपको एक शेयर के लिए 10 रुपये पे करे थे, पर अब आप क्या करो, आपकी कंपनी लॉस में है, कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया है, तो आप क्या करो, हमें एक शेयर के बदले हमें 4 रुपये दे दो सिर्फ। हमने वैसे 10 रुपये लेने थे आपसे एक शेयर के, पर अब आपको हमको 4 रुपये दे दो एक शेयर के, ठीक है। तो आपको फ़ायदा कितने रुपये का हो गया, 6 रुपये का हो गया ना भाई एक शेयर पे, एक शेयर 10 रुपये का था, ठीक है। आपने सबसे 10 रुपये के हिसाब से ले लिया, अब आपको पे करना है, तो आप क्या कह रहे हैं, अब भाई आप 4 रुपये दे रहे हैं उसको एक शेयर के बदले, आपका 6 रुपये का फ़ायदा हो गया, बस वही है। आपको यहाँ पे पहले एंट्री में डालना है, एंट्री इसको याद कर लेना, ये एंट्री हमेशा आती है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करना है उतनी अमाउंट से, इसकी आपकी वैल्यू लिखी है, आपकी वैल्यू कितनी इक्विटी शेयर कैपिटल की, 15 लाख रुपए, 15 लाख से उसको डेबिट कर दिया, ठीक है, 15 लाख से डेबिट कर दिया। अब आपको इसको डिवाइड कितने में कर दिया, ये तो पूरी वैल्यू हो गई, आप कितने शेयर थे, आपने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक की वैल्यू 4 रुपये हो गई, एक की वैल्यू 6 रुपये हो गई, इसका प्रॉफिट है। आपने क्या करा, आप 1.5 लाख शेयर ले रखे, 1.5 लाख लोगों से आपने शेयर ले रखे थे 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है, वो आपने ऊपर लिख दिया। आपको पे कितने करने हैं, अब एक इंसान को आपको 1.5 लाख रुपये के शेयर पे आपको सबको 4 रुपये देने हैं, तो आपको पे देने कितने रुपये, जैसे आप लगा लीजिए आपको पहले 1.5 लाख से आपने 10 रुपये के हिसाब से लिया था, 10 रुपये के हिसाब से, तो आपके 15 लाख रुपए देने के बनते थे। कोर्ट ने ऑर्डर किया तो आपको क्या 15 लाख 1.5 लाख शेयर है ना, अब उनसे आप क्या करना है, अब उनसे आप सिर्फ 4 रुपये पे कर दो उन्हें,
तो आपको 4 रुपये पे करना है। तो अब क्या करना है आपको, 1.5 लाख शेयर पे, 1.5 लाख शेयर पे क्या करना है, इस कहाँ पे आप इक्विटी शेयर कैपिटल में जाओगे, आपको लिख देना है 1.5 लाख शेयर की वैल्यू अब 4 रुपये हो गई है। ठीक है, पहले कितनी थी, पहले यहाँ पर 10 रुपये थी। ठीक है, अब आपने क्या कहा है, यहाँ पर लिखा हुआ था 4 ईच कर दो उसको। ठीक है, 10 का शेयर था, एक शेयर 10 रुपये का था, आपने उसको 4 रुपये पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लिख दो 4 रुपये का हो गया भाई मेरा शेयर। ठीक है, 4 रुपये का हो गया, उसकी वैल्यू आपने लिख दी ये वाली। कितने का फायदा हो गया अब आपको, 1.5 लाख शेयर पे आपको सिर्फ 4 रुपये पे करने हैं। तो 1.5 लाख शेयर पे जो 6 रुपये पे करने थे वो आपको फ़ायदा हो गया, तो आप उसको यहाँ पर लिख दो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इरेज करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा उसके बाद पेन चल गया है। ठीक है, आप ऊपर का समझ गए होंगे, आप इधर जाएंगे, आप देख सकते हैं 1.5 लाख शेयर पे 6 रुपये का फायदा आपका हो गया। 1.5 लाख शेयर पे अब सिर्फ आपको 1.5 लाख जितने भी शेयर थे आपके पास, उसमें सिर्फ आपको 4 रुपये पे कर रहे हैं अब आपको। ठीक है, तो कितने का फायदा हो गया, 6 लाख रुपये का हो गया। तो कितने शेयर पे हुआ, 1.5 लाख शेयर पे हमको 6 रुपये का फायदा हुआ। तो हमने क्या करा, रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट कर दिया, फायदा हमारा हुआ 6 रुपये का एक शेयर पे, 1.5 लाख शेयर पे रिकंस्ट्रक्शन में करा डेबिट 6 रुपये से। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आई, कितने से आ गई आप समझ गए होंगे, 1.5 लाख रुपये आपको 4 रुपये पे करने हैं। तो 4 रुपये तो आपको ऊपर लिख देने, आपको पे करने हैं। फायदा कितने का हो गया, 6 रुपये का फायदा हो गया। तो 1.5 लाख पे 6 रुपये का फायदा हो गया आपको, 1.5 लाख शेयर्स पे ये आपको फायदा हो गया, आपने इसको यहाँ पर लिख दिया, 9 लाख आपका आ गया। ये एंट्री आपकी बन गई। ये एंट्री आपको इसको याद कर लो बेशक आपको, कि पहले इतनी थी, आपका शेयर वैल्यू 10 रुपये से 4 रुपये आ गई, 4 रुपये आ गई, 6 रुपये आ गई, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आपको लगा लीजिए 10 में से अगर 4 रुपये आ गए तो मतलब आपको 1.5 लाख शेयर पे आप 4 रुपये देने हैं सिर्फ। तो 4 रुपये आप ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, और आपने कहा समझा 6 रुपये का आपका फायदा होगा, एक शेयर पे आपका 6 रुपये का फायदा हो गया। और आपके पास शेयर कितने, 1.5 लाख शेयर, तो 1.5 लाख शेयर पे कितने का फायदा हो जाएगा, 9 लाख का। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन में आपने क्रेडिट कर दिया 9 लाख से। ठीक है, आपकी ये एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप थोड़ा थोड़ा समझते चलना है। अब आपके प्रेफरेंस शेयर की ऐसी दी हुई है, ऐसी एक एंट्री दी हुई है कि 11% प्रेफरेंस शेयर थे, उसने क्या करा, रिड्यूस कर दिया 50% से। ठीक है, और कन्वर्ट कर दिया 15% डिवेंचर पे उसको। ठीक है, सेम वही एंट्री है, बस को वैल्यू चेंज करी हुई है। ठीक है, इसमें क्या था, शेयर कैपिटल ही था, बस शेयर कैपिटल की वैल्यू कम कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल ही रखा, पर उसको 4 रुपये करते 10 रुपये से। इसमें क्या करा है, इसमें करा है प्रेफरेंस शेयर था, उसकी वैल्यू कम करके पर उसको लिख दिया डिवेंचर के नाम से। ठीक है, बस यही करा हुआ है, दोनों प्रोसेस बिल्कुल सेम है। उसमें वैल्यू कम करके इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दिए 4 रुपये के हिसाब से 10 रुपये के। ठीक है, 10 रुपये के थे, 4 रुपये के हिसाब से शेयर कर दिए। इसमें क्या करा, इसमें उसकी जगह आपने 4 रुपये के डिवेंचर इशू कर दिए। उसकी बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टोटल वैल्यू लिखनी होती है, डेबिट में करके टोटल वैल्यू, इसके बारे में बात हो रही है। आप प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है, प्रेफरेंस शेयर आप बैलेंस शीट में देखेंगे, आपका ये लिखा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 5 लाख है। सबसे पहले क्या करना है, डेबिट कर देना प्रेफरेंस शेयर को 5 लाख, पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख दो, पूरी वैल्यू लिख दो। इसको डिवाइड करा हमने हिस्सों में, अब हिस्सों में डिवाइड करा तो उसको नीचे हिस्सों में डिवाइड करके लिख देंगे। पहले तो आपको फ़ायदा कितने का हो गया, उसने कहा कि सिर्फ आपको क्या करना है, 50% ही पे करना है, 50% से रिड्यूस हो गया, मतलब आपको 50% का फ़ायदा हो गया। आपने प्रेफरेंस शेयर के नाम से 1 लाख रुपये लगा लो लिए हुए थे। ठीक है, आपने अब उसको 50% कम पैसे देने हैं, मतलब आपको लगा लो 50,000 रुपये कम देने हैं, अब उस पर आपको 50,000 का आपका फ़ायदा हो गया, उसमें 50% का। ठीक है, तो फ़ायदा आप कंस्ट्रक्शन को वो रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट करोगे, आपका फ़ायदा होता है। मैंने जिसका आपको बताया था, तो फिर क्या करना है, आप पे कितने शेयर थे, 5,000 शेयर थे। 5,000 शेयर में से आपको अब उसके सिर्फ 50% शेयर देने हैं, समझ रहे हो। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 100 रुपये का पहले पूरा शेयर था हमारा। ठीक है, 100 रुपये का था, ये 100 रुपये लिखा हुआ, पर उसने आप इसका 50% ही पे कर दो हमको एक शेयर पे। तो आप लगा लो आपको 50 रुपीज़ पे करने एक शेयर पे। ठीक है, 50 रुपीज़ पे करने हैं आपको एक शेयर पे। पहले आपको एक शेयर पे 100 रुपये पे करने थे, अब आपको एक शेयर पे 50 रुपये पे करने हैं। तो देखो यहाँ पे तो आपने पूरी वैल्यू लिख दी जो आपकी थी 5 लाख रुपये। ठीक है, उसके बाद आपको अब फ़ायदा कितने का हो गया, आपको 5,000 शेयर पे 50 रुपये का फ़ायदा हो गया ना, सिर्फ आपको 50 रुपये देने हैं, 50 का फ़ायदा हो गया। या पैसे भी समझता डिवाइड करके आधे आधे लिख दी वैल्यू, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिससे कि इसमें 50% वैल्यू जो उसकी है वो देनी नहीं है, 50% वैल्यू जो देनी है उसको हमने डिवेंचर के नाम से लिख दिया। समझ गए होंगे आप मेरी बात, दोबारा मैं समझाता हूँ। 5,000 आपके पास शेयर थे, उसने कहा 50% वैल्यू कम करके दे दो हमारे पैसा, कोई बात नहीं, आप लॉस में हैं, आप 50% वैल्यू उसकी कम कर दो, पर हमारे पैसा हमारा लौटा दो। ठीक है, बेशक कम लौटाओ, पर थोड़ा तो लौटा दो। तो आपने क्या करा, उसका 100 रुपये का एक शेयर था प्रेफरेंस शेयर, पर आपने क्या करा, 100 रुपये का एक शेयर था, आपने कहा भाई मैं एक शेयर है, मैं 50% कम करके मैं एक शेयर में आपको 50 रुपये दे सकता हूँ बस। ठीक है, 50 रुपये मैं नहीं दूँगा, 100 में से सिर्फ मैं आपको 50 रुपये दे सकता हूँ। तो आपने क्या करा, तो आपको 50 का फायदा हो गया एक शेयर पे। शेयर आपके पास टोटल कितने हैं, शेयर आपका टोटल 5,000 शेयर है। तो आपने क्या करा, 5,000 शेयर है, 50 रुपये का फायदा हो गया आपको एक शेयर पे। तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक शेयर पे 50 रुपये का फायदा है, तो 50,000 शेयर पे कितने का फायदा होगा, वो निकल जाएगा ना। एक शेयर 50 का फायदा है, और 50 का फायदा है, 5,000 शेयर पे फायदा होगा आपका 2.5 लाख का। ये लिख दिया फायदा यहाँ पर। अब बचा हुआ पैसा आपको पे करना है, आपने 50% दूसरे का 50% पे मत करो, 50 तो करोगे ना पे, 50 पे करना है, जो रिमेनिंग वैल्यू होगी ना उसको यहाँ लिख दो।
और उसको किसके नाम से लिख दो, उसने कहा उसको लिख दो हमारे नाम से, डिवेंचर के नाम से। यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये लिखा, उसने कहा 50% डिवेंचर के नाम से, 100 रुपये छोड़ देना आप यहाँ पर। इसने कहा 15% डिवेंचर के नाम से हमें बाकी का पैसा दे दो। इसमें क्या लिखा हुआ था, हमें जो बाकी का पैसा 4 रुपये वो इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से दे दो, पर 4 रुपये दे दो 10 में से। इसमें क्या लिखा है, हमें बचा हुआ पैसा दे दो पर हमें 2 डिवेंचर के नाम से दे दो हमें, ठीक है। बस यहाँ पर नाम चेंज हो गया है। अगर यहाँ पर नाम चेंज करने नहीं लिखा होता ना यहाँ पर, तो सेम एंट्री क्या बनती पता है, प्रेफरेंस शेयर आता, रिकंस्ट्रक्शन भी आता, बस यहाँ पर नाम आ जाता प्रेफरेंस शेयर ही आ जाता, बची हुई वैल्यू आ जाती, वैल्यू बिल्कुल सेम रहती, बस यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के नाम से आती। पर इसने कहा है बची हुई जितने पैसे हैं उसको हमें डिवेंचर के नाम से हमें पैसे दे दो, ठीक है। हमने क्या करा, 50 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया, हमने यहाँ लिख दिया 50 रुपये, जो कि बची हुई वैल्यू है वो हमने नीचे लिख दी। जितना बचा 5 लाख में से 2.5 लाख का फ़ायदा हो गया, मतलब 2.5 लाख पे करना है, 2.5 लाख लिखा नीचे, जो पे करना हमें, पे करना है किस नाम से, 15% डिवेंचर के नाम से हमने पे कर दिया, ठीक है। समझ गए आप इस बात को, दोनों एंट्री बिल्कुल सेम है वैसे, फर्स्ट और सेकंड, पर उसमें बस नाम का ही चेंज है, प्रेफरेंस शेयर आ जाता है, उसमें इक्विटी शेयर आ जाता है। देखिए ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इक्विटी शेयर वैल्यू में, इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको ये बात दी जाती है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में आप, हमारा 10 रुपये का एक शेयर था, आप हमें 4 रुपये का दे दो और 6 रुपये का मत दो। तो आप ये सेम करते हैं, यहाँ पे फुल वैल्यू जो आपकी ये लिखी हुई 15 लाख रुपये लिख देते हैं, ठीक है। जितने का फायदा हुआ आपका ये भी सेम आता, 6 रुपये का एक फायदा हुआ था, 1.5 लाख शेयर पे इतने का फायदा होता। अब यहाँ पर लिख देते हैं 9 लाख रुपये, बस बची हुई 6 लाख की वैल्यू थी ना। अगर आपको लिखा होता है कि इसकी जगह में जो डिवेंचर इशू होता है, सेकंड एंट्री में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर इक्विटी शेयर ना लिख के आप यहाँ पर डिवेंचर लिखते, जैसे कि आपने नीचे लिखा हुआ है ना डिवेंचर लिखा, आप यहाँ पर जैसे आप डिवेंचर लिखा हुआ है, आप ऐसे यहाँ पर डिवेंचर लिख देते। पर उसने कहा कि भाई हमें इक्विटी शेयर ही दे दो, तो आपने इक्विटी शेयर के नाम से कर दिया। अगर वो कहता भाई हमें बचे हुए पैसों का अपने डिवेंचर दे दो, तो आप डिवेंचर दे देते आप, ठीक है। आप बात समझ गए होंगे, एरेज कर देता हूँ आपको, 2 एंट्री आपकी होगी है। काफ़ी दिक्कत 12 क्वेश्चन है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको फायदा देखना है कहाँ पे है। वो 10 रुपये का शेयर था, 10 में से आपको 6 पे करना है, 4 पे करना है सिर्फ, तो आपका 6 का फायदा हो गया। एक शेयर पर 6 का फायदा हुआ, तो आपके पास 1.5 लाख शेयर पर कितने का फायदा हुआ, आपने वैल्यू लिख दिया आपने कि 9 लाख का फायदा हुआ भाई मेरा, ठीक है। नीचे वाली एंट्री में क्या हुआ, उसने कहा 100 रुपये का एक प्रेफरेंस शेयर है पर हमको 50% वैल्यू आप मत दो, उसने ये बोला, तो आपको 50 रुपये का फायदा हो गया। 100 के 50% वैल्यू 50 रुपये ही होता है, तो ठीक है। आपको 50% का फायदा हो गया, 50 रुपये का फायदा हो गया, तो 50 रुपये का फायदा हुआ कितने पे, एक शेयर 50 रुपये का फायदा हुआ। टोटल शेयर आपके पास कितने, टोटल शेयर आपको 5000 रुपये। टोटल प्रॉफिट किससे निकालोगे आप, एक शेयर पे आपका 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 5000 शेयर पे आपका कितने का प्रॉफिट होगा, 5000 शेयर पे आपका प्रॉफिट होगा इतने का, 2.5 लाख का, ठीक है। बचे हुए 2.5 लाख देने थे, उसने कहा डिवेंचर इशू कर दो उसकी जगह पे, तो आपने लिख दिया बचे हुए शेयर के आगे लिख दिया आपने डिवेंचर इशू कर दिया हमने, ठीक है, रिमेनिंग वैल्यू के आगे, ठीक है। थोड़ा मैं वो रहता, ठीक है, मैं आगे की बात समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये एंट्री बिल्कुल, या तो मैं कह रहा हूँ आप इसको याद कर लो, समझ लो, 4-5 बार देख लो रिवर्स करके, पर ये बात समझ लो। अगर नहीं समझ आए फिर भी कमेंट कर दो, मैं समझा दूंगा, पर ये बात भाई समझ लो। ये एंट्री 2 तो ऐसी हैं, ये जैसे ये वाली एंट्री इक्विटी शेयर वाली, और ये आती ही आती हैं, दोनों में से एक तो पक्का कंफर्म आपको दर्शन देखिए एग्जाम में कंफर्म है, ठीक है। आपको मैं आगे एंट्री कर देता हूँ। अब आपकी आ जाती है इंटरेस्ट अक्रूड वाली। अब इन 3-4 वो है ना आपकी एंट्री, उनको मर्ज करा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था इंटरेस्ट ड्यू था ना हमारा अनसिक्योर्ड लोन पे, वो वेव कर दिया, मतलब वो हमको नहीं देना। अब आपको यहाँ पर लिखा 50% ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर इज वेव, मतलब 50% जो इंटरेस्ट हमारे डिवेंचर पे बचा हुआ था वो भी वेव हो गया, वो भी हमें नहीं देना है, ठीक है, वो भी हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ था करंट लायबिलिटी थी हमारी, अदर करंट लायबिलिटी, वो भी 50,000 से रिड्यूस हो गया। सब में बात ही एक ही हो रही है, समझ रहे हो, सब में हो फायदा रहता है, उन्होंने सबने सबकी एंट्रीज ने मर्ज कर दी। यहाँ पर आप इसकी अलग एंट्री भी कर सकते हो, जैसे आपने करा, आपको करना भाई नहीं मैं तो अलग अलग एंट्री करूँगा, तो आपकी कैसी एंट्री, पहली एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट एक्रूड की टू रिकंस्ट्रक्शन, फायदा कितने का हो गया, ठीक है। उसने कहा था इंटरेस्ट एक्रूड था लोन पे, वो वेव हो गया, मतलब आपको नहीं देना है। कितने का आपका था इंटरेस्ट एक्रूड और डिवेंचर, इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड लोन पे आपका कितना था, ये आपको देख सकते 1.5 लाख का था, 1.5 लाख का बैलेंस शीट में जिसने ये दिया हुआ, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आप इसकी सेपरेट एंट्री करते हैं, आपको 3 एंट्री करनी पड़ती, सेम ही 3 एंट्री करनी पड़ती कि आप इंटरेस्ट एक्रूड की लिखते हैं 1.5 लाख लिखते हैं यहाँ पर भी 1.5 लाख का फायदा हुआ, 1.5 लाख लिखते हैं, इंटरेस्ट पर 1.5 लाख का था, वे हो गया, मतलब आपको 1.5 लाख रुपये आप नहीं देने हैं। तो आपने क्या करा, इंटरेस्ट एक्रूड सबका फायदा हुआ, और फायदा होता है तो आप इस रिकंस्ट्रक्शन को आप क्रेडिट कर देते हैं। तो आपने रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट कर दिया, इसके वजह से फायदा हुआ, इसको डेबिट कर दिया, 1.5 लाख लिख दिया। अब साइड एंट्री क्या होती है, साइड एंट्री बिल्कुल सेम होती है। आपका डिवेंचर का इंटरेस्ट अब वेव हो गया, आपको मतलब आपको डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं देना है, कितना नहीं देना है, 50% आपको नहीं देना है। कितना आप टोटल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल दिया हुआ आपका 1,10,000 रुपये था, इसमें से 50% आपको नहीं देना है, मतलब आप 55,000 नहीं देना आपको, 55,000 का प्लस वो फायदा हो गया आपका। तो आप लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू रिकंस्ट्रक्शन, सेम वही वो एंट्री है, बस यहाँ पर 55,000 आता, देख रहे हैं, सेम ही एंट्री है, सब रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो रहा है, सब क्रेडिट हो रहा है। तो इन्होंने क्या करा, इन दोनों एंट्री को, इन तीनों एंट्री को मर्ज करके एक में लिख दिया। मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कैसे मर्ज करा है इन्होंने, ठीक है।
आपको सबको पता है, आपको इनको डेबिट करना था, इनको डेबिट करना था, इनको डेबिट करना था और एक इंस्टीट्यूट को क्रेडिट करना था। तो आप क्या करो, टोटल आपका फ़ायदा कितने का हुआ। आपको एक लोन था, आपको डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट था आपका इतना 1.5 लाख, 1,10,000 रुपये का, इसमें से आपको 50% रुपये आप नहीं देने हैं। कितने का फ़ायदा हुआ, 55,000 का आपका फ़ायदा हो गया ना। 55,000 रुपये आपको नहीं देने हैं आप, तो 55,000 पहले आपने लिख दिया भाई मेरे को 55,000 नहीं देने हैं आप, ठीक है। अब आपका फ़ायदा है कि अनसिक्योर्ड लोन है, उस पर आपको 1.5 लाख रुपये नहीं देने हैं, इसका इंटरेस्ट आपको नहीं देना है, तो आपने 1.5 लाख भी लिख दिया भाई, ये भी मेरा फ़ायदा हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है अदर करंट लायबिलिटी 50,000 से रिड्यूस हो रही है, तो आपने सीधा लिख दिया, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ बैलेंस शीट में, आपने सीधा लिख दिया भाई 50,000 से रिड्यूस हुई है, मतलब मेरा 50,000 का फ़ायदा हो गया। आपकी 50,000 से लायबिलिटी कम हुई है, इसका मतलब आपका 50,000 से फ़ायदा हो गया, आपने इसको 50,000 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। ये भी आपका प्रॉफिट होगा, डेबिट कर दिया। अब जितना भी प्रॉफिट हुआ ना उसको रिकंस्ट्रक्शन में क्रेडिट कर दो। आपको पता है जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका टोटल वैल्यू रिकंस्ट्रक्शन में आ जाती है। तो टोटल प्रॉफिट आपको कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट आपका हुआ 2,55,000 का, ठीक है। यह तीनों प्रॉफिट थे, तीनों आपका इंटरेस्ट, 2 इंटरेस्ट आपके माफ हो गए, ठीक है। एक 50,000 आपकी लायबिलिटी कम हो गई, ठीक है। तीनों को ऐड करा, आपकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको क्रेडिट करना है रिकंस्ट्रक्शन, आपको पता ही है, जैसे आपका फ़ायदा हुआ तो आपने रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट कर दिया और कितने कितने का फ़ायदा हुआ आपने वो लिख दिया, ठीक है। जिन जिन चीज़ों से फ़ायदा हुआ उसको डेबिट कर दिया, और जब फ़ायदा हुआ तो आपने उस वैल्यू को क्रेडिट करके दिखा दिया भाई क्रेडिट में हमारा रिकंस्ट्रक्शन से फ़ायदा हुआ है हमारा, ठीक है। समझ गए होंगे आप, जब भी फ़ायदा होगा किस चीज़ से, ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट कर देना है, लॉस होगा तो डेबिट कर देना, बस इस पूरे चैप्टर में यही होता है, ठीक है। फ़ायदा है तो क्रेडिट कर दो, घाटा हो रहा है डेबिट कर दो, इतना तो आपको पता ही है, डेबिट करते कम है लॉस में, क्रेडिट करते कम है प्रॉफिट में, तो आपका ये भी हो गया, ठीक है। तो आपकी ये 3 बातें हो गई, मतलब ठीक है। अब मैं ना आपकी दूसरी स्लाइड आपको दिखा देता हूँ, आपको दूसरी स्लाइड जो हो गया आपकी, वो भी आपकी आसान है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, आपको इन एंट्री का काम नहीं है, तो मैं इन एंट्री को तो यहाँ से हटा के ये ले लेता हूँ। एक सेकंड रुकना, मैं दूसरी एंट्री के लिए आपकी लगा देता हूँ यहाँ पर थर्ड ही वाली है आपकी, ठीक है। ये आपकी हो गई, ये रही। एक एक एंट्री करके समझा दूँगा मैं, ठीक है। आपको वैसे तो पूरा करूँगा तो आपको दिक्कत आएगी, मैं एक एक एंट्री करके समझा दूँगा, या इसको ऊपर नीचे करूँगा मैं, छोटी जगह तो है नहीं इतनी कि मैं इसको ऊपर नीचे कर सकूँ, ठीक है। तो आप ये समझ जाइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस एंट्री में। इसमें एंट्री लिखा हुआ है, कहाँ गया, तो 4 रुपये से रिड्यूस करनी थी, ये एंट्री तो आपको आ गई ना, ये एंट्री तो आपको आ गई कि उसने लिखा हुआ है शेयर होल्डर को एग्री कर दिया रिड्यूस करना है शेयर कैपिटल को, 1.5 लाख शेयर थे उसको 4 रुपये ईच का कर दिया। तो ये मैंने आपको बताया था, एक शेयर आपको 10 रुपये का था, आपने उसको 4 रुपये ईच का करना है। अब आपको 10 रुपये से उसको 4 रुपये ईच का करना है, 6 रुपये का फायदा हो गया। तो आपका करना है, सबसे पहले आपको टोटल वैल्यू देनी है, आपको जितनी वैल्यू थी 4 रुपये का, 4 रुपये का देना है, 4 नीचे क्रेडिट मिलते हैं, 4 रुपये का सबसे करना है, और 6 रुपये का फायदा हो गया तो 6 रुपये के हिसाब से आपको रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट कर देना है, ठीक है। कि आपको एक शेयर पर 6 का फायदा हुआ है और आपके पास शेयर है कितने, 1.5 लाख शेयर है, ठीक है। आपको एंट्री मैंने पहले बताई थी, तो ये पॉइंट आपने कर लिया। मैं आपको दूसरा पॉइंट करा देता हूँ। दूसरा पॉइंट करेंगे आपका, उसने कहा है, हाँ इस एंट्री में उसने कहा है आपने इक्विटी शेयर कैपिटल के मतलब थ्रू आपने 1 लाख रुपए जो है वो आपने इशू करे हैं 4 रुपये के हिसाब से। इसको बेशक भूल भी जाइए, आप बस ये समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल से लाए हो। आप जब को पता होगा, कल से पढ़ा है, आप इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर इशू करके पैसे लाते हो तो किसकी एंट्री होती है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये आती है एंट्री। आप ये भी याद ना रखें तो भी आप ये याद रखेंगे, आप 1 लाख रुपये, उसने कहा आप 1 लाख रुपये ला रहे हैं, ठीक है। 1 लाख रुपये आप ला रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल से। आप जब भी पैसे लाते हैं आपकी क्या एंट्री होती है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये एंट्री होती है। इससे आपकी एप्लीकेशन के लिए आपने कॉल डाल दी उनको कि हमको पैसा चाहिए। अब पैसा आता है तो क्या एंट्री होती है उसकी, पैसा आता तो उसकी एंट्री रिवर्स हो जाती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले हमने बैंक से, पहले आपके पास पैसा आया, आपके पास बैंक में पैसा आ गया तो हमने क्या करा, बैंक को डेबिट करा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के हिसाब से आया तो क्रेडिट कर दिया। अब बैंक में पैसा आ गया, अब बैंक से पैसा उसको कहाँ डालना है, आपको डालना है इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल देना है। तो आपका करना है, इसको रिवर्स करके आप क्रेडिट से लिख दिया डेबिट में, ठीक है, और क्रेडिट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल को। ये आपकी एंट्री आपको पता है, शेयर वाला आपने 12th में चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये एंट्री आपकी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। शेयर इशू की एंट्री है ये, शेयर इशू करते हैं तो क्या एंट्री होती है, तो आपको आती है यहाँ पर। और सिंपल यही बोला तो 1 लाख रुपये हमें शेयर से इशू करने हैं, तो 1 लाख रुपये आपने करे, आपके 1 लाख रुपये आ गए, आपने कॉल पहले तो कॉल डाली कि हमको चाहिए, उसके बाद शेयर से आपने पैसे जो आया आपने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, आपको आता है। तो ये पॉइंट आपका हो गया। आपका बचा क्या, आपको एक सेकंड में थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, एक सेकंड, थोड़ा सा जगह का वो बन रहा है इशू, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देना, ठीक है, थोड़ा यार समझ लेना। हाँ ये कर दिया मैंने,
ठीक है। अब ये एंट्री है तो आपकी हो गई, ये तो कॉल की अलॉटमेंट थी, पैसा मंगाया तो पहले आप कॉल देंगे फिर आपका पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पॉइंट में देखेंगे पहले मैं आपको ये पॉइंट करा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें आपने देखा आपको कहा है आपका नेगेटिव बैलेंस है, बैलेंस शीट में नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है, आपका लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस में नेगेटिव बैलेंस का मतलब होता है आपका लॉस है, लॉस को हम राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ की एंट्री आपको बता देता हूँ, ये यूनिवर्सल एंट्री है, हर क्वेश्चन में होती है एंट्री, ये भी आपका एग्जाम में पक्का आएगी कि आपने कहा आपका नेगेटिव बैलेंस है, मतलब आपका एक लॉस दिया हुआ है बैलेंस शीट में, ठीक है, उसको आपको वाइप आउट करना है, मतलब रिटर्न मतलब राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ कैसे करोगे, आपको पहले तो लॉस देख लें कहाँ पे लॉस आपको दिख रहा है, एक ही नेगेटिव में वैल्यू है, ये आपका लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव वैल्यू लिखे मतलब आपका लॉस है, इसको आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, आपको जब भी लॉस होगा, मैंने क्या बताया क्या करना है आपको, रिकंस्ट्रक्शन को आपको डेबिट कर देना है जब भी लॉस होगा। यहाँ पर आपका लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 10,40,000 का, तो आपने रिकंस्ट्रक्शन को करा डेबिट, ठीक है। इसमें कर दिया पहले आपने इसको वो कर दिया आपने, इसके हिसाब से लॉस हो आपको पहले आपने लिख दिया 10,50,000 लिख दिया, 10,40,000 लिख दिया। अब इसने दो एंट्री मर्ज करके आप जिसमें वैसे तो आप अलग एंट्री पास कर सकते थे, इतनी एंट्री पास भी कर सकते थे कि आप रिकंस्ट्रक्शन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10,40,000 दोनों में वैल्यू आ जाती, पर इसने दोनों में एंट्री को मर्ज करा होगा, दोनों में लॉस हो रहा है, दोनों में जब लॉस हो रहा है तो एक साथ लिख दो ना भाई, दोनों में रिकंस्ट्रक्शन डेबिट तो होगा तो दोनों से एक साथ लिख दो। इसने आगे क्या करा, इसने आगे लिखा प्रोवाइड 2,60,000 एज डाउटफुल डेब्ट्स के लिए करना है, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए आपने 2,60,000 रुपये मतलब एक्सपेंस करा आपने। आप देखिए क्या कहा था मैंने, आपका खर्चा जब भी होगा रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करो, लॉस खर्चा जब भी होगा रिकंस्ट्रक्शन डेबिट करो। तो यहाँ भी लॉस हुआ है, ठीक है, यहाँ भी लॉस हुआ था 10,40,000 का, तो हमने इसको डेबिट कर दिया और इसके हिसाब से किसके नाम से हुआ था इसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब आप 2,60,000 का आपका लॉस हुआ है, आपको 2,60,000 का आपका लॉस होगा, आपने 2,60,000 का अपना प्रोविजन बना दिया डाउटफुल डेब्ट के लिए, तो आपका लॉस हुआ है, तो आपने क्या करा इसमें लिख दिया 2,60,000 का आपका प्रोविजन और डाउटफुल डेब्ट से लॉस हुआ है, लिख दिया 2,60,000 रुपये, ठीक है। इनके टोटल वैल्यू आपने ये लिख दी। वैसे आप दो अलग एंट्री पास कर सकते थे, जैसे पहली एंट्री हो जाती है आपकी रिकंस्ट्रक्शन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वैल्यू दोनों में आती है 10,40,000 रुपये, और दूसरी एंट्री हो जाती दूसरे में भी लॉस हो रहा है तो उसमें भी ये होता कि रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, उसमें भी आता है 2,60,000 रुपये अलग से भी होता है, पर दोनों में जब रिकंस्ट्रक्शन डेबिट ही है तो इसमें दोनों को मर्ज करके दिखाया हुआ है, दोनों को एक ही एंट्री बनाया हुआ है, बस वैल्यू तो ऐड करनी है, बाकी एंट्री दोनों की सेम ही है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दी। यहाँ पे अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय 4 लाख। समझ गए आप इस बात को, 4 लाख से आपको एसेट को बढ़ा देना है, समझ गए। अब मैंने क्या कहा था, फायदा होगा रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट करो, बोला था आपको लॉस हुआ रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट करा, आपका प्रॉफिट हुआ है तो आप क्रेडिट करोगे रिकंस्ट्रक्शन को, तो आपकी ये एंट्री देख सकते हैं, आप ये लिखी हुई है कहाँ पर है, ये वाली है, ठीक है, ये एंट्री आपको दिख रही होगी। इसमें क्या करा है, रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट करा, कितने से फायदा हुआ, पहले तो आपको रिकंस्ट्रक्शन आप क्रेडिट कर देना चाहते हैं, ठीक है, फायदा हुआ आपको क्रेडिट में ज़्यादा फायदा वो कर देना, क्रेडिट कर देना है। आपने देखा मेरा फायदा कितने से हुआ है, फायदा हुआ है मेरा 4 लाख रुपये से, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू थी वो 4 लाख से बढ़ गई है, 4 लाख का फायदा हो गया, मतलब तो रिकंस्ट्रक्शन को कर दिया क्रेडिट 4 लाख से, और किसके नाम से फायदा हुआ है, फिक्स्ड एसेट के नाम से, तो फिक्स्ड एसेट को कर दिया हमने डेबिट। समझ रहे हो ना आप, सबसे पहले आपको ये नहीं एंट्री करनी, सबसे पहले आपको ये वाली करनी है रिकंस्ट्रक्शन वाली, ठीक है। आपको देखना फायदा हुआ है घाटा हुआ है, आपको देखना फायदा हुआ है, सबसे पहले एंट्री में कर देना, आपको नीचे वाला लिख देना, नीचे लिख देना है टू रिकंस्ट्रक्शन, आपको मतलब रिकंस्ट्रक्शन को आपको क्रेडिट में लिख देना है, ठीक है। अब फायदा किसके नाम से हुआ है उसको डेबिट में लिख दो, और आपका ऐसे लॉस हुआ है सबसे पहले क्या करना, आपको देखना लॉस हुआ है तो आपको सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब उसमें नीचे आप क्रेडिट में लिख दो जिससे आपको लॉस हुआ है, आपको जैसे भी लॉस हुआ, आपका लॉस आया था कंपनी का, उसको लिखा है आपने, प्रोविजन बनाया उससे आपका लॉस हो रहा है, कोई आपकी मशीनरी की वैल्यू कम हो गई उससे आपका लॉस हो रहा है, तो आपको नीचे उसका रीजन लिख देना, रीजन को क्रेडिट कर देना है, और जब भी लॉस होगा रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट कर देना है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप, ऐसा ही क्वेश्चन आता है आपका, बस इसमें यही प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है, इसमें बस आपको फायदा हो रहा है रिकंस्ट्रक्शन को आप क्रेडिट कर दोगे, जिस चीज़ से फायदा हो रहा है उसको डेबिट में लिख दोगे, ठीक है। आप अगर वो हो रहा है घाटा हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, तो रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट कर दोगे आप, और जिस नाम से घाटा हो रहा है उसको आप क्रेडिट कर दोगे। समझ गए आप। एक एंट्री एग्जाम्पल भी मैंने आपको इसमें दिया है, जैसे कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप बना रहे थे, तो आपको भाई घाटा हुआ है, आप डेबिट मतलब प्रोविजन बना रहे हो अपने डेटर्स के लिए, ठीक है, तो आपके लिए एक तरह से एक्सपेंस है, क्या घाटा है कंपनी के लिए घाटा है, तो आप क्या करोगे रिकंस्ट्रक्शन डेबिट करा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फायदा हुआ था कब, आपका लैंड और बिल्डिंग की आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो आपका फायदा हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन करा क्रेडिट आपने, फायदा हुआ है तो डेबिट में क्या कर दिया लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि आपको उसकी तरफ से फायदा हो रहा है, ठीक है। आपको मैंने देखो ये मैंने आपको करा दिया है, आपको ना 3 चैप्टर मैंने कराए हैं, और आप लगा लीजिए अगर आपने ईच 3 चैप्टर अगर आपने मेरे समझ ली होंगे ना, ये वीडियो मेरी देख लोगी पूरी, अब तक पूरी कंटिन्यू वीडियो देखी होगी, तो आपके लिए भाई बहुत बेनिफिशियल बन जाएगा आपके लिए चैप्टर, ठीक है। आप बढ़िया स्कोर कर जाओगे, ठीक है। 3 चैप्टर मैंने बताया, तीनों के 18 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको,
ठीक है। मैंने गुडविल रेशियो और सब कुछ करा है। इसमें आपका 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, आप लगा लीजिए 18 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया अभी, ठीक है। और बात रही थ्योरी की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थ्योरी भी आपकी 15 मार्क्स की आती ही आती है। तो थ्योरी के लिए क्या करना है आपको, थ्योरी में इस वीडियो में बनाऊँ, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैं थ्योरी मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, थ्योरी में अभी पढ़ाऊंगा तो आप उसी में लगे रह जाएंगे और आप बस थ्योरी कर पाएंगे, बाकी आप नहीं कर पाएंगे, तो आप रिवाइज करते रहेंगे थ्योरी को बार बार। तो इससे बढ़िया मैं एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपकी एक थ्योरी की वीडियो डाल दूंगा, जिसमें कि मैं आपकी जो 30 से 40 मार्क्स की थ्योरी आती है उस पर वीडियो बना दूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको करा दूंगा। मतलब एक वीडियो के अंदर, मतलब 30-40 मिनट की वीडियो होगी, उसके अंदर मैं सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी जितनी भी है, सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर। बस आप एग्जाम से एक दिन पहले उसको बैठ कर देख लेना, 30-40 मिनट की वीडियो को, थ्योरी आपकी एक बार में कंप्लीट, कोई रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप पढ़ोगे आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे तो आपने पढ़ाई है यार, रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, आप सीधा एग्जाम में लिख के आ जाओगे, खत्म पेपर, खत्म एग्जाम, ठीक है। आपको मैंने बताया, मैंने बहुत अच्छे से समझाया और मैं फिर से रिकमेंड करूँगा आपको शिवदास की बुक लेने के लिए। शिवदास की बुक का कोई प्रमोशन नहीं है, कोई मेरे को प्रमोशन के पैसे नहीं मिले हैं, बस मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई एंड टाइम पे वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है। उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन होते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सोल्यूशन देखेंगे तो आप समझ सकेंगे, जो मैंने समझाया वो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और आप उसको ट्राई भी कर सकेंगे, उस बुक में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आप उनको पढ़ के ट्राई कर सकते हैं भाई, उनमें ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उनको पढ़ लेंगे और आप उनको समझ सकेंगे, जो मैंने पढ़ाया है आप वहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। बस मैंने 60% तो आपको पढ़ा दिया, 30 से 40% आपको बस अपने आप पॉलिशिंग करनी थोड़ी सी, आपका परफेक्ट हो जाएगा। जो मैंने पढ़ाया बस उसको अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, समझ लो, ठीक है। और इतना एग्जाम में पूछ रहा था, बीकॉम प्रोग्राम का एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम हो इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। समझिए आप मेरी बात को, तो ऐसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं और सब्जेक्ट की वैसे वीडियो डाल दूंगा एग्जाम से पहले, जो आप कम से कम दिन में कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो ऐसे DOS के अपडेट्स के लिए, ऐसी स्ट्रेटजीज़ के लिए।